सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं अरुणिमा, मैं उत्तर प्रदेश इंडियन यूथ फेडरेशन की कन्वीनर हूँ। आप सभी का इस वेबिनार में जुड़े आप सभी जितने भी साथी हैं जिन्होंने अपना टाइम निकाला है, उन सभी का मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। हमारी बीच जो है हमारी मुख्य वक्ता जया जी, जो आज का हमारा वेबिनार का टॉपिक है वो है चाइल्ड राइट्स और चैलेंज, बाल अधिकार और उनकी चुनौतियां। उस पर अपनी बात रखेंगी। जया जी पिछले कई सालों से बाल अधिकार से जुड़े अपने मुद्दों पर काम कर रही हैं। अभी जया जी राज्य जो उत्तर प्रदेश का राज्य बाल संरक्षण आयोग है उसकी भी पूर्व सदस्य रह चुकी हैं। और अभी क्राई को तो सभी जानते ही हैं, चाइल्ड राइट्स एनडीयू, उसमें उत्तर भारत की कार्यक्रम हेड है। मैं उनका तहे दिल से हार्दिक स्वागत करती हूँ कि उन्होंने अपना कीमती समय निकाला और मुझे उम्मीद है कि उनके जो विचार हैं उनसे जो यूथ आज में जुड़ा है और जो अन्य साथी भी जुड़े हैं वो उन इस वेबिनार से उन्हें जरूर फायदा होगा, हमारी भी सोच समझ बढ़ेगी। चाइल्ड राइट्स एक गैर सरकारी संगठन है जो बच्चों के बाल अधिकारों के लिए काम करती आई है। आज के इस वेबिनार की अध्यक्षता के लिए मैं संजीव जी को आमंत्रित करना चाहूंगी। संजीव जी, क्या आपको अपनी अध्यक्षता स्वीकार है? हाँ, मैं सहमत हूँ। धन्यवाद, शुक्रिया। ओके, धन्यवाद। तो फिर हम बहुत समय ना लेते हुए, आवाज बहुत डिस्टर्ब हो रहा है मैडम। जो लोग जो बाकी लोग साथी जितने भी हैं वो अपना उसको म्यूट कर लें ताकि प्रॉपर कम्युनिकेशन जो है वो चले। वीडियो को भी ऑफ कर लें, जब जरूरत होगी तब वीडियो ऑन करेंगे या अपना माइक ऑन करेंगे। जिनको बोलना है ये जब ये समय आएगा कि हम लोग बोले तो अपना वीडियो ऑन करें, माइक ऑन करें, बोले। बाकी सब लोग अपना वीडियो और अपना माइक म्यूट कर लें और वीडियो ऑफ कर लें। तो मैं ज्यादा समय ना लेते हुए सीधा अपनी मुख्य वक्ता अपने अतिथि की तरफ चलती हूँ। तो मैं जया जी को आमंत्रित करती हूँ कि वो अपनी बात रखें। जया जी। थैंक यू अरुणिमा, थैंक यू संजीव जी। मेरी बात हुई संजीव जी से इस बारे में कि ये पूरा 14 नवंबर के आसपास पूरा का ये हफ्ता जो पूरा है उसको चाइल्ड राइट्स के अलग अलग कार्यक्रमों को उसके में किया जा रहा है और मेरा ये सौभाग्य है कि आप सबके साथ मैं अपनी बात को रख पाऊँ। तो इसी पे आगे बढ़ते हुए चाइल्ड राइट्स की जब हम बात करते हैं तो यहाँ जैसे मैं देख रही हूँ लोग जितने जुड़े हुए हैं उसमें बहुत सारे लोग बच्चों के साथ ऑलरेडी काम कर रहे होंगे। तो बहुत सी बेसिक चीजें उनको बच्चों के बारे में पता होगी और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो शायद नई नई रोज के रोज हमको दिखाई देती हैं बच्चों से संबंधित, जो उनके अधिकारों का जो हनन हो रहे हैं, किस तरीके से नई नई तरह के चीजें आ रही हैं उसमें। उसी के साथ साथ कुछ अच्छी बातें भी होती रहती हैं कि सरकार पॉलिसीज, लॉज, नई लॉज लेके आते रहते हैं, नए एक्ट्स लेके आते रहते हैं और इस तरीके का एक माहौल बनता है कि अगर हम लोग उन लॉज और पॉलिसीज को ढंग से इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें तो शायद जो ये हमारा बच्चों का या जो चाइल्ड राइट्स का जो पूरा दायरा है, जो पूरा माहौल है, वो शायद थोड़ा बेहतर हो पाए। तो सबसे पहले हो सकता है यहाँ कुछ लोग ऐसे भी हों जो चाइल्ड राइट्स पे सीधे काम ना कर रहे हो, बच्चों के विषय को जानना चाहते हो। तो मैं थोड़ा सा बेसिक से शुरू करूंगी कि बच्चे कौन है हमारी नजर में, हम किसको चाइल्ड या बच्चा हम किसको कह सकते हैं। तो अगर हम लोग बात करें तो कुछ लॉज हमको कंफ्यूज करती हैं। हमें ये समझ में नहीं आता कि हम उम्र को किस नजरिए से देखें। आप चाइल्ड लेबर की बात करें तो आज की डेट में सिर्फ 14 वर्ष तक ही ऐसा है कि चाइल्ड लेबर पूरी तरीके से बैन्ड है। तो कुछ लोग ये कहेंगे कि भाई फिर तो बच्चे की उम्र 14 वर्ष तक ही हुई। लेकिन अगर हम अदरवाइज देखें तो जो हमारा बच्चों से रिलेटेड जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है, जो हमारे देश में एक बहुत ही अच्छा कानून आया
उसको अगर हम देखते हैं और उसके साथ साथ हमारे देश ने यूएनसीआरसी को भी रैटिफाई किया है, यूएन कन्वेंशन फॉर द राइट्स ऑफ चिल्ड्रन, उसको भी रैटिफाई किया है। तो उनके हिसाब से बच्चे की उम्र जो है वो हम 18 वर्ष तक मानते हैं। तो जब से बच्चा माँ के गर्भ में आता है और जब से वो 18 वर्ष का होता है, जब तक वो जो पूरी अवधि है, उस अवधि में जितने भी लोग आते हैं वो सभी बच्चे की कैटेगरी में गिने जाते हैं। तो ये एक बहुत ही मुख्य बात है जो हम सबको पता होनी चाहिए, क्योंकि जब हम निकलते हैं बच्चों पर काम करने के लिए तो हमको ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि हमारा जो ऑब्जर्वेशन है, हमारी जो बातचीत है, हमारा जो सेंसिटाइजेशन है, लोगों के बीच जो हम अपनी बात को लेके जाना चाहते हैं, वो इस दायरे में जो पूरी जनसंख्या आती है हमारे देश की, हम उसकी बात कर रहे हैं। और अगर हम देखें तो लगभग 40% लोग इस पूरे दायरे में कवर होते हैं। अगर हमारी अपनी जनसंख्या को हम देखें तो 39% टू बी प्रिसाइज, 39% पॉपुलेशन जो है वो बच्चों की पॉपुलेशन है। तो ये काफी ह्यूज नंबर है। ऐसा नहीं है कि हम 5% लोगों की बात कर रहे हैं, 10% लोगों की, लगभग 40% की जनसंख्या की हम बात करते हैं जो कि बच्चे हैं। अब अगर हम बात करें कि बच्चों पर किस तरीके से जो है क्या कार्य होना चाहिए, चाइल्ड राइट्स की जब हम बात करते हैं, क्योंकि कई बार ये राइट्स शब्द जो है इसको लेकर के लोगों के दिमाग में ये आता है कि भाई राइट्स माने क्या क्या होते हैं राइट्स। तो राइट्स तो जो है जैसा राइट्स का वैसे अगर आप शाब्दिक अर्थ ले तो उसे बोलते हैं अधिकार। तो अधिकार हर किसी के, हर आदमी बोलता है कि हमारा ये अधिकार है, ये अधिकार है, ये अधिकार है, लेकिन बच्चों के कुछ खास तरीके के अधिकार होते हैं और कुछ खास तरीके की जरूरतें होती हैं जिनको हमको समझना बहुत जरूरी है अगर हम बच्चों पर काम करने की बात करते हैं। तो जब माइक ऑन है, प्लीज आप थोड़ा सा उसको ऑफ कर लें। अरे भाई किसी का माइक ऑन है, क्या आप थोड़ा सा इसको ऑफ करेंगे? हेलो, शाहिंदा परवीन बोल के कोई है, प्लीज आपका माइक। हाँ, थैंक यू। थैंक यू सो मच। तो ये मैं अधिकारों के बारे में बात कर रही थी कि अधिकार जो है वो ऐसा नहीं कि हमने कह दिया कि तुम्हारा ये अधिकार है और वो अधिकार बन गया। अधिकार लीगल बाउंड्रीज से जुड़े हुए होते हैं कि जब लीगल बाइंडिंग, लीगल नॉर्म्स और ऐसे कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं जो आपकी सुरक्षा की बात करते हैं, आपके केयर एंड प्रोटेक्शन की बात करते हैं, तो वो जो सेट ऑफ चीजें हैं, वो जो कुछ निर्धारित चीजें हैं, उनको अधिकार के दायरे में लाया जाता है। तो इस तरीके से कुछ अधिकार जो है बच्चों के लिए भी सुनिश्चित करे गए हैं। और ये अधिकार जब सुनिश्चित किए गए तो अगर इन अधिकारों का कभी हनन होगा तो उन अधिकारों को वापस से सुनिश्चित करने के लिए लॉज है जो इसको लीगली बाइंड करती है कि अगर किसी ने इन अधिकारों का हनन किया तो हम लीगली उन अधिकारों की लड़ाई लड़ सकते हैं। तो वही अधिकार सही मायने में अधिकार माने जाते हैं। तो बच्चों के कौन कौन से अधिकार हैं, इससे रिलेटेड काफी समय से ये बात शुरू हुई कि भाई बच्चों को लेकर के, क्योंकि बच्चों की अपनी आवाज नहीं होती, छोटे बच्चे से लेकर के 18 वर्ष तक के भी जो बच्चे होते हैं, साइंटिफिकली ये कहा जाता है कि क्योंकि उनके जो सोचने का जो नजरिया होता है, जो एक हम कह सकते हैं कि उनका जो मानसिक जो एक जो मेंटल जो उनका ये रहता है ना कि आपके ब्रेन के जो साइनेप्सेस होते हैं, ब्रेन में कुछ ये जैसे आप कह सकते हैं तार होते हैं जो एक दूसरे से जुड़ करके पूरी मैच्योरिटी की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं कि आप कब कब क्या क्या सोच पाएंगे, किस तरह के निर्णय ले पाएंगे, किस तरह का काम कर पाएंगे। तो वो मैच्योरिटी आते आते आपके साइनेप्सेस डेवलप
होते होते लगभग 18 वर्ष का समय लगता है, जिसके बाद की ये होता है कि हाँ अब आप अपने निर्णय स्वयं ले सकते हैं। आप इस उस पे पहुंच गए हैं कि आप भावुकता में आके निर्णय नहीं लेंगे, आप एक्साइटमेंट में आके निर्णय नहीं लेंगे, क्योंकि बच्चों के साथ क्या होता है, बच्चे को कुछ दिखा, उसे लगा है बहुत अच्छा लग रहा है, कुछ मान लीजिए कहीं तार जल रहा है, बहुत छोटा बच्चा है, उसे स्पार्क होता हुआ दिख रहा है, उसे वो स्पार्क बहुत अट्रैक्ट कर रहा है। हम और आप कभी नहीं जाएंगे उस स्पार्क को छूने, लेकिन उस बच्चे का दिमाग शायद उस स्पार्क को खतरे की तरह नहीं ले पाता, इसीलिए वो बच्चा है, इसीलिए वो अडल्ट सुपरविजन में रहता है। तो इस तरीके की बातों को देखते हुए ये हुआ कि भाई बच्चों के अधिकारों पर देश विदेश में बातचीत शुरू हुई और बहुत सारे कन्वेंशन इस तरीके के आए जिन्होंने बच्चों के अधिकारों पर बात की। तो सबसे बड़ा जो कन्वेंशन था वो कन्वेंशन ऑफ राइट्स ऑफ चिल्ड्रन, जो यूएनसीआरसी के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा जब हम चाहे अपने देश की बात करें, पूरा आप विश्व की बात करें, जो हम डिस्क्रिमिनेशन की बात करते हैं, बच्चों के अंदर भी जो मेल और फीमेल जो दो सेक्सेस हैं, एक मेल बच्चे और फीमेल बच्चे, तो ये जब बात होती है तो कहीं ना कहीं इसमें भी वल्नरेबिलिटी का दायरा बहुत अलग हो जाता है। जो फीमेल बच्चे हैं वो और ज्यादा वल्नरेबल, और ज्यादा मार्जिनलाइज्ड, और ज्यादा ये कह सकते हैं कि बहुत हाशिए पर जिन्हें आप रख सकते हैं, उस तरीके की कंडीशंस में ये बच्चे होते हैं। तो ऐसे बच्चे, क्योंकि जब आप 18 वर्ष तक बच्चे ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो एडोलेसेंट्स भी इसी एज ग्रुप में आ जाते हैं, और लड़कियां जब एडोलेसेंट उसमें आ जाती हैं तो कहीं ना कहीं एक विमेन, जो आपका एक चाइल्ड राइट्स का पूरा एक ग्रुप है जो काम करता है, दूसरी तरफ विमेन राइट्स के ग्रुप अलग काम करते हैं। तो विमेन राइट्स वाले उन बच्चियों को अपने उसमें भी गिनते हैं कि हाँ ठीक है, जो बच्चियां इस अडल्टहुड के फेज में आ गई, प्यूबर्टी क्रॉस कर गई, रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में नजर आती हैं, अर्ली मैरिजेस, अर्ली प्रेगनेंसीज का शिकार हो रही हैं, वो सब विमेन राइट्स वाले भी उनको अपने दायरे में देखते हैं। तो इसको लेते हुए एक और कन्वेंशन हुआ जिसको कहा गया एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट विमेन, जिसको सीडो के नाम से जाना जाता है। तो ये एक और कन्वेंशन था जिसमें डिस्क्रिमिनेशन कई प्रकार के किस तरीके से हटाए जाएं, खास तौर पर गर्ल चिल्ड्रन को लेकर के इस पे काफी बातचीत हुई। तो ये इस कन्वेंशन के कई पहलू भी आपके चाइल्ड राइट्स को बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं। सिमिलरली अगर हम बच्चों में ही अगर हम देखें तो एक तबका ऐसा है जिनको हम कह सकते हैं कि चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज, वो बच्चे जो है जिनका कहीं या तो मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, या कोई बच्चे अगर ऐसे हैं जिनको दिखाई नहीं देता, सुनाई नहीं देता, या विकलांगता किसी और तरीके की शारीरिक विकलांगता है, तो ये सारे बच्चे आपके डिसेबिलिटीज वाले कैटेगरी में आते हैं। तो इनको लेकर के भी एक कन्वेंशन हुआ, कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज। तो इसमें भी जो बातें निकली, ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जब आप होलिस्टिक तरीके से देखेंगे तो आप सिर्फ एक उसमें नहीं देख सकते कि हमने चाइल्ड बोल दिया तो उसमें सब कुछ कवर हो गया। चाइल्ड में भी बहुत सारे ग्रुप्स हैं जिनको आपको अलग अलग देखना पड़ेगा। अब ये चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज को लेकर के जो ये कन्वेंशन हुआ, उसमें कई मुद्दे ऐसे निकले जिसने आकर के फिर से जो चाइल्ड राइट्स का एक दायरा था उसका और ब्रॉडन किया, उसको और बढ़ाया कि हाँ ठीक है, ये वाली चीजें भी इसमें जुड़नी चाहिए। तो इस तरीके से अलग अलग देश विदेश में अलग अलग जगह पर इस तरीके की बातें होती रहती हैं, इस तरीके के डिस्कशंस होते रहते हैं। तो ये जब ये सारे ट्रीटीज, कन्वेंशंस, आपके हिंदुस्तान में जो हमारे ये हमारा जो संविधान है उसमें अलग अलग तरीके के कानून, नए नए कानून में जो अमेंडमेंट्स होते रहते हैं, वो सब इसीलिए होते हैं कि जो बच्चों के अधिकार है उनको और सुदृढ़ किया जा सके और मजबूत किया जा सके। अगर कोई उनका हनन भी कर रहा है तो हम कहीं ना कहीं किसी न किसी अधिकार को अगर हम
माइक अपना अपना बंद कर लें। थैंक यू सो मच। अच्छा, अब हम जो बात कर रहे थे, किसी का माइक ऑन है, प्लीज आप अपना माइक म्यूट कर लीजिए, डिस्टरबेंस हो रहा है। अच्छा, आप सभी को क्या ये मालूम है कि बच्चों के कौन कौन से अधिकार होते हैं? अगर नहीं मालूम तो मैं फटाफट बता देती हूँ। इनको 4 मुख्य कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, 4 मुख्य ये कह सकते हैं ग्रुप्स में इनको बांटा जाता है। जी, कोई हाथ उठा रहा है चाइल्ड लाइन बलिया से? आप बताएं। जी मैम नमस्ते, मैं आजाद हूँ, बाल कल्याण समिति मेंबर भी हूँ। जीने का अधिकार है, विकास का अधिकार है, संरक्षण का अधिकार और भागीदारी का अधिकार। ये 4 ऐसे स्तंभ है जिसमें सारे अधिकार निहित होते हैं इनके बच्चों। बहुत बढ़िया, बहुत मतलब आप CWC मेंबर है तो आप तो ये मतलब कोई इसमें शक ही नहीं है कि आपको ये चारों अधिकार पता होंगे और उन चारों अधिकारों को अपहोल्ड करने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपके पास है। तो इसलिए ये बहुत बहुत धन्यवाद बाकी लोगों को भी इसको बताने के लिए। अभी अगर मैं बात करूं कि हमारा जो संविधान है वो किस तरीके से बच्चों को एक शील्ड प्रदान करता है, एक बहुत उनके ऊपर एक ऐसी छतरी की तरह कि कई सारे आर्टिकल्स हमारे ऐसे हैं जिसको अगर हम पालन करें, ये बहुत अंडरलाइंग बात है कि कानून है, फंडामेंटल राइट्स है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है, सब कुछ है हमारे संविधान में, पर उनका पालन जमीनी रूप में नहीं हो पा रहा, जमीनी स्तर पर उनका पालन नहीं हो पा रहा। राइट टू इक्वालिटी की बात करें, आर्टिकल 14, आर्टिकल 15 बोलता है राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, कि किसी के में डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए आपको। आर्टिकल 19 बोलता है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, जो अभी हम बात कर रहे थे पार्टिसिपेशन की, जो आपने बताया कि कोई भी बच्चे को अपनी बात को एक्सप्रेस करने का अधिकार है, लेकिन क्या वो अधिकार हम बच्चों को देते हैं? हम सीधे अपने घर की बात लें, अपने घरों की बात लें, तो अगर आप देखें तो हमें नजर आएगा कि भाई अगर बच्चा घर में बोलना चाहता है तो हम उसे कह के चुप करा देते हैं कि नहीं भाई तुम चुप रहो, तुम्हें नहीं बोलना है, अभी ये डिसीजन बड़े लेंगे, ऐसा होगा। तो लेकिन बच्चों से संबंधित जो डिसीजंस है, क्या हम उसमें भी उनकी राय लेते हैं क्या? ये भी एक बहुत बड़ी चीज है। ऐसा नहीं कि हर एक मुद्दे पर आपको बच्चे की राय जाननी जरूरी है, ऐसा नहीं है। पार्टिसिपेशन का मतलब ये नहीं होता कि बच्चे को हर एक मामले में बात रखनी है, हर एक मामले में बोलना है। शायद ये हमारी समझ कहीं ना कहीं शायद थोड़ी गलत है। पार्टिसिपेशन का मतलब है कि जो भी मुद्दे बच्चों को प्रभावित करते हैं, जो भी चीजें उनसे संबंधित है, अगर मान लीजिए हम एजुकेशन की बात करते हैं और हम यही बच्चों से नहीं समझना चाहते कि उनको क्या सीखने में, किस तरह से सीखने में मजा आता है, तो हम अपनी बात को बच्चों पर अगर थोपने लगेंगे तो वो इस चक्कर में होता क्या है कि जहाँ हमें बच्चों को जरूरत है तो बोलो, चलो छटाओ पर। कोई बोल रहा है क्या? आप हाथ उठाएं अगर किसी को बोलना है तो। आई थिंक जो है हाथ उठाएंगे तो मैं जरूर ये करूंगी बोलने के लिए। NBS के नाम से जो शो रहे हैं, आपका माइक ओपन है, आप उसको म्यूट कर लीजिए। थैंक यू। ये जो यहाँ पर कौन है जो होस्ट कर रहा है? आपके हाथ में माइक का वो नहीं है क्या? मतलब आप म्यूट नहीं कर सकते? हाँ मैम, मैं कर सकती हूँ, पर मैम एक्चुअली नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है बहुत ज्यादा यहाँ पर, तो मैं म्यूट कर रही हूँ, लेकिन वो जब तक म्यूट हो रहा है तब तक वो बातें चल जा रही है। आपका बहुत। अरे भाई बीच में क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं आप लोग? बाद में जो पूछना होगा पूछिएगा ना, बीच बीच में डिस्टर्ब मत करिए, सुनने में दिक्कत हो रहा है। हम लोग आखिर टाइम निकाल के ना मीटिंग में जुड़े हुए हैं। सही है, सही। सभी साथियों से एक अनुरोध ये है कि अभी खुला सत्र होगा, ओपन सेशन, उस ओपन सेशन में सवाल जवाब होगा, तब हम लोग अपने माइक और वीडियो खोलेंगे। अभी सब लोग अपना वीडियो और अपना माइक दोनों बंद कर लें, ताकि हमारे जो वक्ता हैं जय सिंह जी, वो कम से कम अपनी पूरी बात रख लें
उसके बाद हम लोग सवाल जवाब और चर्चा करेंगे, तो सबको मिलेगा मौका बात करने का। थैंक यू। सब लोग अपना वीडियो ऑफ करें और अपना माइक भी ऑफ करें। तो मैं ये कह रही थी कि बच्चों को जहाँ गाइड करना चाहिए वहाँ सीमा वीडियो ऑफ कर लीजिए, माइक ऑफ कर लीजिए। देखिए, सीमा जी, मुझे दिक्कत नहीं है, किसी की आवाज भी आएगी, मैं बोलूंगी, लेकिन बाकियों को सुनाई नहीं देगा, इसलिए मैं बीच में टोक रही हूँ कि अपना माइक ऑफ। ठीक है संजीव, जो एडमिन है ना, जो मीटिंग होस्ट कर रहे हैं, वो सबका बंद कर, उसके बाद ये सबसे बड़ी बात है कि बिहार में छठ की तैयारी चल रही है, उसके बाद भी आपको सुनने के लिए हम जुड़े हुए हैं, तो आपके बहुत का कुछ महत्व है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सभी लोग बंद करें अपना मोबाइल, मतलब अभी ऑडियो और वीडियो दोनों बंद कर लें। हाँ, थैंक यू। तो मैं ये कह रही थी कि बच्चों को गाइड करें, बच्चों के लिए डिसाइड मत करें कि बच्चों के लिए खुद ही डिसाइड कर दिया भाई बेटा तुमको बायोलॉजी पढ़नी है, उसको नहीं पढ़नी बायोलॉजी। तो ये सारी चीजें हम अक्सर बात करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे जहन से उतर जाती हैं ये बातें। तो बस यही है कि बच्चे, हम सबके घरों में बच्चे हैं, या हमारे अपने घर में नहीं है, आसपास बच्चे होंगे, सभी का कहीं ना कहीं बच्चों से वास्ता पड़ता ही है। तो इसलिए छोटी छोटी सी चीजें हैं। आप लोग कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि बहुत सारे चीजें बच्चों के बारे में, राइट टू हेल्थ को लेकर के जो है, आर्टिकल 21 जो कॉन्स्टिट्यूशन का है वो बोलता है कि हर बच्चे को हेल्दी लाइफ जीने का अधिकार है। आर्टिकल 21A जोड़ा गया, जिसमें आप सभी को पता है कि एजुकेशन एक फंडामेंटल राइट की तरह आ गया आज की डेट में। और लेकिन अभी भी अगर आप देखें तो सिर्फ 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए ये आपका फ्री और कंपलसरी एजुकेशन डिफाइंड है। जबकि अगर आप ईसीसी की बात करते हैं, जो अंडर 6 वाले बच्चे हैं, उनकी अगर आप बात करते हैं, तो उनकी जो पढ़ाई है, या 15 to 18 वालों की जो पढ़ाई है, वो आज की डेट में भी जो है वो मौलिक अधिकार नहीं है, कहीं ना कहीं अंडर 6 के बच्चों के लिए जो है वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ये कहता है कि हाँ, ईसीसी जो है आपका, जो अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन है, उसको हमें पालन करना चाहिए। लेकिन उसको आप जाकर के, अगर कहीं ऐसा नहीं हो रहा है, तो आप जाकर के कोर्ट में दावा नहीं कर सकते कि भाई ये क्यों नहीं हो रहा। जबकि 6 से 14 साल तक के बच्चों की अगर पढ़ाई में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो हम जरूर इस बात का दावा कोर्ट तक जा सकते हैं, बोल सकते हैं स्कूल एडमिशन नहीं ले रहा, हम और चीजों पे बात कर सकते हैं। तो इसको हमें समझना चाहिए कि जो हमारे मूल अधिकार है बच्चों को लेकर, उन पर हम किस तरीके से जो है जुडिशरी का सहारा लेकर के उन अधिकारों को बिल्कुल एकदम जिसे कह सकते हैं कि ठोक करके कह सकते हैं कि ये अधिकार हमें बच्चों को दिलाने हैं। जो लॉ बन जाता है, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट आपका है, पॉक्सो एक्ट आपका है, जो एक्ट हमारे यहाँ है, उसके अंदर में जिस तरीके के वायलेशंस दिए हुए हैं और जिस तरह के वायलेशंस की सजाएं दी हैं, तो उसमें हम बिल्कुल अच्छी तरीके से इन चीजों को पढ़ें और समझें कि इस तरह का वायलेशन अगर होता है जो एक्ट में डिफाइंड है, तो हम जुडिशरी का सहारा लेकर के उन बच्चों के राइट्स को अपहोल्ड कर सकते हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो हम लोगों को ध्यान रखनी चाहिए। आज का सेशन जो है वो मेनली चैलेंजेस पर बात करने के लिए है। तो मैं बहुत ज्यादा ये ना करते हुए सीधे चैलेंजेस पर बात करने की कोशिश करूंगी। चैलेंजेस अगर लिए जाएं तो बच्चों के अधिकारों से रिलेटेड चैलेंजेस अनगिनत अगर आप यहाँ भारत की बात करें या और भी देशों की बात करें, कुछ मायने में शायद भारत और देशों से बेहतर है, कुछ मायने में और देशों से खराब है। तो सबसे पहली एक एक करके अगर हम बात करते हैं तो चाइल्ड मैरिज, ये ऐसे चैलेंजेस हैं जो सदियों से चले आ रहे हैं और आज भी क्लोजर और मर्जर स्कीम के तहत स्कूल बंद और मर्ज किए गए, आईटी फोरम या दायर करनी चाहिए बिल्कुल। तो मैं ये कह रही थी कि अगर आप चाइल्ड मैरिज की बात करें तो ये एक ऐसा मुद्दा है जो शायद लॉ या पॉलिसी से परे
ये कहीं कल्चरल मुद्दा है। चाइल्ड मैरिज की अगर हम बात करते हैं तो जो इस तरह के मुद्दे होते हैं, जो कल्चरल मुद्दे होते हैं, जो सोसाइटी में एक्सेप्टेड मुद्दे होते हैं, जैसे आप गर्ल डिस्क्रिमिनेशन की बात करते हैं, वो पेट्रियार्की के चलते इतना इनग्रेन्ड है सोसाइटी में, इतना एक्सेप्टेड है सोसाइटी में कि उसी का ये एक मेरे ख्याल से आप ये कह सकते हैं कि उसी का ऑफशूट है कि चाइल्ड मैरिज को इतनी आसानी से कम्युनिटी एक्सेप्ट किए हुए है। हालांकि जब आप चाइल्ड मैरिज की बात करते हैं तो ऐसा नहीं है कि वो उसमें सिर्फ लड़कियों को ही दिक्कत होती है। चाइल्ड मैरिज के शिकार लड़के भी होते हैं और लड़के भी बहुत ज्यादा इस चीज का बर्डन उनके ऊपर आता है कि उनको बार बार ये कहा जाता है कि तुम्हें अपना परिवार चलाना है, ये बातें करनी, मतलब उस चीज को लेकर के लड़कों के ऊपर भी बहुत दबाव आता है। और जब बच्चे छोटे होते हैं, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, तो एक उम्र के पहले तक अगर उनकी शादियां हो रही हैं तो वो वाकई में एक ऐसा चीज है जिस पर हम लोगों को एज अ फोरम, यहाँ बहुत सारे लोग बैठे हैं, हम लोगों को ये सोचना चाहिए कि हम कैसे इन चीजों पर काम करें, कैसे इन चीजों को एक्टिवेट कराएं ग्राउंड में। अब आपके हर एक जगह पर आपका चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन ऑफिसर है। कितने ही लोग ऐसे होंगे जिन्हें शायद ये पता ही नहीं होगा कि चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन ऑफिसर का काम क्या है। अगर बच्चे की शादी हो रही है तो इंजंक्शन कैसे ले सकते हैं, अनलमेंट का मतलब क्या होता है, ये सारी जो चीजें हैं मैं इसीलिए छोटा छोटा ही बताऊंगी, क्योंकि अगर हम चाइल्ड मैरिज की बात करें तो ये जो सारे शब्द मैंने बोले, अगर आपको ये चीजों के बारे में नहीं पता है तो हम चाइल्ड मैरिज पर काम नहीं कर रहे हैं या हम नहीं कर पाएंगे। मैरिज कब वॉइड होगी, कब मैरिज माना जाएगा कि लीगल है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। कौन लोग हैं जो चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट एक्ट या प्रोहिबिशन एक्ट किन लोगों को मानता है कि वो अगर साझेदारी करेंगे शादी में तो उन सबको सजा होगी, चाहे वो माता पिता हो, चाहे वो खाना बनाने वाला व्यक्ति हो, चाहे वो कार्ड छापने वाला व्यक्ति हो, चाहे वो पूजा कराने वाला पंडित हो। तो ये सारी चीजें हमको पता होनी चाहिए जब हम किसी इशू पर काम करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है चाइल्ड मैरिज अभी भी, जब हम चैलेंजेस पर बात कर रहे हैं। अगर आगे चले तो चाइल्ड मैरिज एक तरफ रखते हैं, क्योंकि ये मतलब ऐसा इसमें है कि अगर मैं आपको एक छोटा सा फैक्ट या फिगर बताऊं तो लगभग 24 मिलियन ऐसी बच्चियां हैं जिनको आप चाइल्ड ब्राइड्स कह सकते हैं, जो इंडिया में ही है। तो हर मतलब आप ये समझ लीजिए कि इंडिया में लगभग सारी दुनिया में जितनी चाइल्ड मैरिजेस होती हैं उसमें की 40% केवल इंडिया में ही हो रही है। तो हमारे यहाँ चाइल्ड मैरिजेस का जो ये चैलेंज है ये इतना बड़ा है कि पूरी दुनिया की जो चाइल्ड मैरिजेस है उसमें से 40% तो केवल इंडिया में ही हो रही है। जो इंडिया का जो चाइल्ड मैरिज का रेट है वो वर्ल्ड में 14th हाईएस्ट चाइल्ड मैरिज रेट जो है वो इंडिया का है। क्योंकि हमारी पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है तो परसेंटेजेस भी ज्यादा हो जाते हैं कि अगर सारी दुनिया में 100 चाइल्ड मैरिज हो रही है तो 40 इंडिया में हो रही है, क्योंकि हमारा पॉपुलेशन और फिर उसी हिसाब से हमारा चाइल्ड पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा है। इसीलिए जो भी ये गोल्स बनते, चाहे एसडीजीज बने आज की डेट में, अब एसडीजी के सफलता और ना सफलता में इंडिया के आंकड़ों का बहुत बड़ा हाथ होता है, क्योंकि इंडिया में जो नंबर है वो बहुत बड़ा है। इसीलिए हमारा काम जब हम सीधे ग्राउंड पे करते हैं बच्चों के साथ, तो अगर उसमें कोई चेंज आता है तो वो बहुत विजिबली पूरी दुनिया को दिखाई देता है कि, और अगर नहीं आता तो भी दिखाई देता है। तो इसलिए हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम इन मुद्दों को समझें और जिस भी जगह पर है, जरूरी नहीं कि हम पूरी मुहिम चलाएं, हम अपने आसपास के एरिया में भी अगर छोटे छोटे एफर्ट्स करते हैं इन चीजों को खत्म करने के लिए, इन चीजों को लोगों को समझाने के लिए, तो वो ही अपने आप में काफी है। चाइल्ड मैरिज के अलावा अगर आप बात करें तो चाइल्ड लेबर इतना बड़ा मुद्दा है। हम सभी जानते हैं कि चाइल्ड लेबर अभी जो ये नया CLPRA एक्ट आया उसके बाद 15 के ऊपर तो आप
आपको बहुत ही मुश्किल होगा कि 15 साल के ऊपर आप अगर कोई बच्चा आपको काम करते हुए दिख भी रहा है तो आप उसको लेकर के कहीं कोई ठोस कदम उठा सकते हैं। 14 के नीचे अभी भी हाँ ये है कि बच्चे को काम नहीं करना चाहिए। उसमें भी फैमिली एंटरप्राइज का अलग मुद्दा है कि अगर फैमिली एंटरप्राइज में बच्चा काम कर रहा है तो वो किस तरीके से उसको गिना जाएगा, किसको फैमिली एंटरप्राइज बोलेंगे। एग्रीकल्चर में बच्चा काम कर रहा है तो उसको किस तरीके से देखा जाएगा। तो ये बहुत सारे न्यूएंसेस हैं जो चाइल्ड लेबर को लेकर के भी हमें दिखते हैं। और जो नया एक्ट है उस नए एक्ट को समझने की बहुत जरूरत है। पहले जो हैजार्डस कैटेगरी होती थी चाइल्ड लेबर की, जिसे हम कहते थे जोखिम भरे काम की लिस्ट बहुत लंबी। आज की डेट में जोखिम भरे काम की लिस्ट इतनी छोटी हो गई है कि मतलब हम ये बता ही नहीं सकते कि मतलब मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन जो जोखिम भरे काम में आज की डेट में लगे हुए हैं वो ऐसा वो जोखिम भरे काम की लिस्ट से बाहर हो गया। इस वजह से बच्चों को उसमें से निकालना बहुत ही मुश्किल है। तो हम लोगों को अपने आंख और कान खुले रखने की जरूरत है कि अगर हमें कहीं कोई बच्चा दिखता है इस तरीके का तो हम कम से कम इतने अलर्ट हो, इतने हमारा ऑब्जर्वेशन इतना स्ट्रांग हो कि अगर 14 के नीचे का कोई बच्चा हमें ऑब्जर्वेशन बेसिस पे दिखता है कि ये 14 के नीचे है तो कम से कम हम उस पे जाएं कि हम रिपोर्टिंग करें, हम बताएं, हम आवाज उठाएं। उतना करना ही मुझे लगता है एक पहल होगी इस चीज को आगे ले जाने के लिए। इसके साथ साथ आप देखिए जो मिसिंग चिल्ड्रन का मुद्दा है बहुत बड़ा एक मुद्दा है। पता नहीं कितने लोग इस मुद्दे को जानते हैं और इसकी गंभीरता को जानते हैं। आप लोग सुनते होंगे कि किसी जगह से ऐसे आया कि भाई हमारा बच्चा गायब हो गया। बहुत लोग हैं जो इस तरीके की शिकायतें करते हैं कि हमारा बच्चा गायब हो गया, हमारे उस कॉलोनी का बच्चा गायब हो गया या इधर इस मोहल्ले से बच्चा गायब हो गया। ये गायब होने का जो सिलसिला है, ये बच्चे गायब होते हैं तो कहाँ जाते हैं? और आप खुद सोचिए, एक बच्चा गायब हो जाता है, उसकी किसी को कोई खबर नहीं होती, उसके माता पिता को नहीं पता होता कि किस तरीके से जो है कि वो बच्चा कहाँ होगा। और उस बच्चे की मनस्थिति सोचिए जिसको कोई गायब करके ले जाता है। कितना डरावना है ये सोचना भर कि एक बच्चा किसी ऐसी जगह से अपने घर से अपने आस पड़ोस से उठा लिया गया और उसके बाद फिर ना माता पिता को पता है वो कहाँ गया, ना बच्चे को पता है कि उसके आगे भविष्य में क्या होने वाला है। और उसकी खोजबीन भी चलती रहती है, सब होता रहता है, सालों तक बच्चा नहीं मिलता। कुछ बच्चे जो थोड़ा सा जिनके लिए एफर्ट्स किए जाते हैं वो वापस भी आ जाते हैं, लेकिन अधिकतर बच्चे जो गायब होते हैं वो वापस नहीं आते। रिकवरी रेट्स इतनी लो है। अगर हम दिल्ली की बात करें, मैं दिल्ली में रहती हूँ, तो हर रोज दिल्ली से 18 बच्चे गायब होते हैं, हर रोज। तो आप सोचिए कि कितना बड़ा आंकड़ा है ये और कितनी ग्रेव सिचुएशन है कि और ये जो बच्चे गायब होते हैं, ऐसा नहीं कि गायब होकर के कहीं घूमने चले गए, गायब हो गए, उनको ब्रॉथल्स में बेच दिया जाता है, उनका जो है उनको चाइल्ड लेबर में एंगेज किया जाता है, उनकी ऑर्गन ट्रेडिंग होती है, उनकी ट्रैफिकिंग न सिर्फ देश में बल्कि विदेशों तक में बच्चे बेचे जाते हैं। तो इस तरीके से बच्चों से भीख मंगवाई जाती है। ये सारी चीजें अगर आप देखें तो मिसिंग चिल्ड्रन का इशू इतना बड़ा इशू है कि इसको लेकर के बहुत सारी विजिलेंट कमिटीज काम कर रही हैं और हम लोगों ने भी विजिलेंट कमिटीज बहुत सारी बनाई है। मैं 2 मिनट में बता देती हूँ आप लोगों को, क्योंकि आपके आसपास भी इस तरीके के मुद्दे होते होंगे। तो जब इस तरीके के मुद्दे होते हैं तो ये सबसे बड़ा इशू ये होता है कि जो देखा गया है कि बच्चे ज्यादातर गायब कहाँ से होते हैं, स्लम्स से, रीसेटलमेंट कॉलोनीज से या ऐसी जगहों से जिन लोगों के पास बहुत बैकिंग नहीं होती, जो लोग जाकर के शायद सरकार से झगड़ा नहीं कर सकते, पुलिस से झगड़ा नहीं कर सकते, जो जाते हैं और उनको शायद बाहर से ही भगा दिया जाता है, उनकी एफआईआर तक नहीं लिखी जाती।
जबकि इस बात पर बहुत ये होता है कि जो है किसी बड़े आदमी का एक कुत्ता भी गायब हो जाता है तो उसको लेकर के एफआईआर भी लिखी जाती है और पूरी पुलिस फोर्स लग जाती है, लेकिन एक आम आदमी का जब बच्चा गायब होता है तो उसकी एफआईआर लिखने में इतनी दिक्कत। तो ये जो मुद्दा है इसको लेकर के इतनी बातचीत हुई, सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट तक दिया कि अगर मिसिंग का कोई मामला है, ये हमें सबको पता होना चाहिए कि अगर मिसिंग का कोई मामला है 24 घंटे में पुलिस को उसकी एफआईआर लिखनी ही लिखनी है और एफआईआर ही लिखनी है, डीडी एंट्री नहीं करनी है। पुलिस क्या करती है, डेली डायरी एक होती है उनकी, उसमें कर देती है और जिन लोगों को नहीं पता होता कि एफआईआर और डीडी एंट्री में क्या फर्क है, वो बेचारे डीडी एंट्री से संतुष्ट होकर वापस आ जाते हैं और वो एंट्री का पुलिस रिकॉर्ड्स में कोई मतलब नहीं होता। तो 24 घंटे में अगर किसी बच्चे की एफआईआर नहीं लिखी जा रही है तो ये आप समझ लीजिए आप चैलेंज कर सकते हैं इस चीज को। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, वो जजमेंट से हम सबको वाकिफ होना चाहिए। तो ये जो मुद्दा है मिसिंग चिल्ड्रन का, ये बहुत लार्जर मुद्दा है। इसको आगे अगर आप देखेंगे तो जो बच्चे स्ट्रीट्स पर आपको मिलते हैं, बेगिंग वाले बच्चे जो मिलते हैं, ये बड़ा लिंक्ड है, ये सब कनेक्टेड होते हैं ये डॉट्स। कि आप, ये अलग एक मुद्दा है कि जो बच्चे सड़क पर है, आपको प्लेटफॉर्म पे बच्चे दिखते हैं, आपको सड़क पे भीख मांगते हुए बच्चे दिखते हैं, रेड लिस्ट पे आपको कुछ बेचते हुए बच्चे दिखते हैं। कौन है ये बच्चे? कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो शायद अपनी फैमिलीज के साथ, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बिल्कुल अकेले हैं। कहाँ से आए ये बच्चे, यहाँ क्यों है? ये सारे सवाल क्या हमारे जहन में कभी आते हैं? ये एक बहुत बड़ा चीज है जो मैं आप सबको ये बोलना चाहूंगी कि इस तरीके के सवाल हमें अपने जहन में लाने चाहिए कि ये बच्चा आखिर है कौन, कहाँ से आया है ये बच्चा। तो ये जो पूरा मुद्दा है, जो ये स्ट्रीट चिल्ड्रन का मुद्दा है, चाइल्ड बेगर्स का मुद्दा है, जिनको हम इनविजिबल चिल्ड्रन भी कहते हैं कि ये किसी को नजर ही नहीं आते ये बच्चे। जब हम बात करते हैं आरटीई की, हम बोलते हैं हमारा तो 14 साल तक फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फंडामेंटल राइट है। तो ये क्या, ये 14 साल से कम वाले बच्चे या क्या कोई और है? ये क्या बच्चे नहीं है? कौन सी कैटेगरी में आएंगे ये क्यों नहीं स्कूल में है? तो ये जो चैलेंजेस हैं ये बहुत एक दूसरे से लिंक्ड है और इन चैलेंजेस की जब हम बात करते हैं तो जब इनसे लिंक्ड बहुत सारे स्टेक होल्डर्स हैं। अगर आप बात करें मिसिंग चिल्ड्रन की तो आपका एक स्टेक होल्डर सीधे नजर आता है पुलिस के साथ साथ अब ये बच्चा मिस होकर के चला गया लेबर में, तो आपका लेबर डिपार्टमेंट वहां सीन में आ गया। लेबर से आपने एक बच्चे को रेस्क्यू कराया तो उसके बाद उसका रिहैबिलिटेशन प्रोसेस में एजुकेशन डिपार्टमेंट सीन में आ गया, क्योंकि जब तक वो एजुकेशन से लिंक नहीं होगा उसका प्रॉपर रिहैबिलिटेशन तो हो नहीं रहा। आपको उसे ले तो एजुकेशन में ही जाना है। तो ये जो सारे स्टेक होल्डर्स हैं, इनकी समझ और इनकी प्लॉटिंग, ये समझ लीजिए आपको बहुत अच्छे से बैठ के इनकी प्लॉटिंग करनी चाहिए कि आप जिस भी बच्चे के साथ काम कर रहे हैं, जिस भी वल्नरेबल कैटेगरी के बच्चे के साथ काम कर रहे हैं, उसको इसके इर्द गिर्द कौन से स्टेक होल्डर्स हैं जो उसको इफेक्ट करते हैं। एक होगा जो सीधा स्टेक होल्डर होगा, उसके बाद आपको डॉट्स कनेक्ट करने पड़ेंगे कि मैं चाइल्ड लेबर के साथ काम कर रहा हूँ तो मेरा सीधा लिंक केवल लेबर डिपार्टमेंट नहीं है, मेरा लिंक एजुकेशन डिपार्टमेंट भी है, हेल्थ डिपार्टमेंट भी है, पुलिस भी है। तो इस तरीके से आपको सारी चीजों को एक जगह लेके आना पड़ेगा। आपको सीडब्ल्यूसी में अगर आपने चाइल्ड लेबर रेस्क्यू किया और सीडब्ल्यूसी आप नहीं लेके गए तो कहीं ना कहीं आपने पूरी प्रोसेस को ही वायलेट कर दिया। तो आपको अपने स्टेक होल्डर्स की समझ बहुत अच्छी तरीके से होनी चाहिए और उसके लिए आप थोड़ा बहुत भी आज की डेट में अगर आप इंटरनेट पे सर्च करें, कुछ भी करें, आपको ढेरों मटेरियल मिल जाएगा जो आपको बहुत सहजता से ये बता देगा कि अगर किसी तरीके की वल्नरेबिलिटी तो उसके आसपास कौन लोग हैं जिनको टच किए बगैर आप उस पर कोई कार्यक्रम नहीं बिल्ड कर सकते। तो ये एक है जो मैं ये कहना चाहूंगी। और एक और मुद्दा जो बहुत इम्पोर्टेंट है वो है आपका ड्रग अब्यूज का मुद्दा। ये बहुत तेजी से उभरता हुआ मुद्दा है जो मुझे दिखाई दे रहा है, आप सबको भी दिखाई दे रहा होगा। सिर्फ आपके अर्बन एरियाज में नहीं, रूरल एरियाज में भी ड्रग्स का
और ड्रग से मेरा मतलब हेरोइन या बहुत वैसी ड्रग्स की मैं बात नहीं कर रही, सब्सटेंस अब्यूज की बात कर रही हूँ जिससे बच्चे ग्रसित हैं। आप गांव में जाइए, बच्चे गुटखा खाते हुए दिखेंगे, छोटे छोटे बच्चे गुटखा खाते हुए आपको मिल जाएंगे, बीड़ी पीते हुए मिल जाएंगे। अगर जो है उनके घर में माता पिता शराब पीते हैं, उनको भेज दिया, जाओ बेटा शराब तुम लेके आ जाओ, पूरी चीज में एंगेज हो जाते हैं। तो उस तरीके की जो पूरी चीजें हैं सब्सटेंस अब्यूज में, हमें समझना पड़ेगा कि सब्सटेंस अब्यूज का दायरा बहुत बड़ा है। आप ये नहीं कह सकते कि जहाँ ड्रग्स की बात आती है आदमी सोचता है अरे ड्रग्स मतलब कहाँ बच्चों को ड्रग्स मिल जाएंगी। ड्रग्स ने अपने हाथ पैर इतने दूर दूर तक फैला लिए हैं, सब्सटेंस अब्यूज इतना बुरी तरीके से अंदर घुस चुका है कि जो भी चीज की आपको लत लग जाए और वो आपको शरीर को हार्म कर रही हो, वो सब्सटेंस अब्यूज की कैटेगरी में आता है। गुटखा खाते हैं, आपके शरीर को नुकसान पहुंचा रहा है, आपको उसकी लत लगती है, सब्सटेंस अब्यूज है। आप कोई बच्चा है जो चाइल्ड लेबर में काम करता है, किसी पंचर की दुकान पे काम करता है, पंचर की दुकान पे एक सोल्यूशन होता है जिससे पंचर लगाया जाता है, उस सोल्यूशन को सूंघने लगते हैं बच्चे, वो सब्सटेंस अब्यूज है। उसके अलावा आप व्हाइटनर की शीशी लेके बच्चों को सूंघते हुए देखते होंगे, बहुत लोगों को पता होगा, बहुत लोगों को शायद नहीं पता होगा। आयोडेक्स जो हम अपने शरीर पे लगाते हैं, चोट लग जाती है कभी, उसको खाते हैं बच्चे, जैम की तरह ब्रेड पे लगा के खाते हैं, यूं ही चम्मच से खाते हैं, क्योंकि उसमें भी एक तरह का नशा होता है, वो एक तरीके की लत लग जाती है उसमें। अभी एक दिन मैं किसी से बात कर रही थी तो यही ऐसी कुछ बात चली, मैंने बताया आयोडेक्स भी इस तरीके का एक चीज है जो जिसकी बच्चों को लत लग जाती है, सब्सटेंस अब्यूज में आता है। तो वो बड़ी हैरान हुई, उन्होंने मुझसे कहा कि अच्छा ये तो मुझे पता ही नहीं था। मेरी जो किराएदारी है उनका 2 साल का बच्चा जब देखो तब आयोडेक्स लेकर के सूंघता रहता है या चाटता रहता है, हम लोग उसको लेकर के हंसते थे कि ये तो वो यार ठीक है, ऐसे मतलब उसको अच्छी लगती होगी खुशबू। फिर पता चला कि उसका बड़ा भाई जो है उसको ऑलरेडी आयोडेक्स खाने की लत लगी हुई है, और उसको देखा देखी 2 साल का छोटा बच्चा, उसको भी ये लत लग गई। तो ये माँ बाप को बहुत विजिलेंट होने की जरूरत है कि कौन सी चीज बच्चे रिपीटेडली लेने की कोशिश कर रहे हैं, कौन सी चीज है जो बच्चे रिपीटेडली जिसके बगैर बच्चों को अच्छा नहीं लग रहा। कोई ऐसी सूंघने वाली चीज है, कोई ऐसी खाने वाली चीज है, कुछ टॉफीज हैं आज की डेट में जो बच्चों के स्कूल्स के आसपास मिलती हैं, जो एक तरीके का नशा लिए हुए टॉफीज होती हैं और बच्चे उसको खाने की जिद करते हैं। तो इस तरीके का अगर कोई आपको सिम्टम दिखता है कि मेरा बच्चा इस चीज के बगैर नहीं रह पा रहा है या इस चीज को खाने या पीने की बहुत जिद करता है, तो ये हम लोगों को एज अ सिटीजन, एज एन इंडिविजुअल भी बहुत विजिलेंट होने की जरूरत है कि ऐसी चीजें सब्सटेंस अब्यूज की कैटेगरी में आ सकती हैं। हमको ध्यान देने की जरूरत है और इसको बहुत प्रॉपरली स्प्रेड करने की जरूरत है इस बात को, क्योंकि जो ये ड्रग का नेक्सस है वो इतना हल्का नहीं है कि जिसमें जाकर के आप यूं ही कूद जाएंगे और उसको बंद कर देंगे, या हम एज एक्टिविस्ट हम लोग जाकर के उसमें 1-to-1 पंगा ले सकते हैं, ऐसा पॉसिबिलिटी शायद कम है। तो हम लोगों को थोड़ा सा अपनी सुरक्षा को भी ध्यान रखते हुए ऑब्जर्वेशन अपना स्ट्रॉन्ग रखना है, लोगों से बात करनी है, लोगों को ये अवेयरनेस देनी है कि कैसे छोटी छोटी चीजें जो ये सब्सटेंस अब्यूज की कैटेगरी में आती हैं वो बच्चों को किस तरीके से हार्म कर रही हैं, और कैसे हम इस चीज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि क्या चीजें बच्चों के ये ड्रग्स या सब्सटेंस अब्यूज की कैटेगरी में आती हैं। और अगर हम सब्सटेंस अब्यूज की बात करते हैं और ड्रग्स की बात करते हैं तो आप देखिए कि हमारे यहाँ जो डी एडिक्शन सेंटर्स है, बच्चों के लिए डी एडिक्शन सेंटर्स ही नहीं है, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। आप किसी भी स्टेट में उठा के देख लीजिए, ऐसा नहीं है कि मैं यूपी की बात कर रही हूँ या बिहार की बात कर रही हूँ या कहीं और की, दिल्ली, इवन दिल्ली की बात आप ले लीजिए, बच्चों के लिए कोई निर्धारित या स्पेसिफिक कोई डी एडिक्शन सेंटर है ही नहीं।
सरकारी की आप बात कर लें, प्राइवेट की अगर आप बात करेंगे, डी एडिक्शन सेंटर्स मिलेंगे तो वो इतने महंगे होंगे कि शायद हर एक की रीच के बाहर होंगे। पर जो डी एडिक्शन सेंटर्स में आप बच्चों को ले जा सके, ऐसा चाइल्ड स्पेसिफिक या ओनली फॉर चिल्ड्रन डी एडिक्शन सेंटर्स की कमी होना, ये अपने आप में एक मुद्दा है जिस पर लोगों को शायद काम करने की जरूरत है और लोगों को इस पर सोचना चाहिए कि इस तरीके का मुद्दा सामने दिख रहा है तो हम लोगों को इस बारे में अपनी सोच को थोड़ा सा ये करना चाहिए कि डी एडिक्शन सेंटर्स की जरूरत कितनी ज्यादा है। अब ये जब हम सेंटर की बात करें तो इसी से लिंक करके मैं एक और चैलेंज बताती हूँ, जो हमारे बच्चे जो इंस्टीट्यूशंस में रहते हैं, वो भी बहुत बच्चे हैं जो आज की डेट में इंस्टीट्यूशंस में मौजूद हैं। 5000 से ज्यादा चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस हैं हमारे कंट्री में, या उससे भी ज्यादा होंगे। और इंस्टीट्यूशंस की क्षमता अगर 50 की है तो वहाँ 150-150 बच्चे रहते हैं। हम लोग जानते हैं इस फैक्ट को, लेकिन शायद इंस्टीट्यूशंस के अंदर की बात शायद बहुत लोग नहीं जानते होंगे, क्योंकि वो हाँ बताएं, who has raised hand? हाँ जी, चाइल्डलाइन बलिया बताएं। मैम जो भी चीजें, हाँ वो आवाज आ रही है मैम? जी जी, जो भी आपने इशू बताए, ये सारे इशूज का जो केस स्टडी है वो हम लोगों ने किया हुआ है, और पिछले 15 साल हो गया इस फील्ड में काम करते हुए। जो लैकुना या लैकिंग बोला जाए इन सारी चीजों को लेकर के, कि आपको पता है 2005 से आईसीपीएस आया और अभी तक चेंजेस होते रहे हैं, जेजे एक्ट में, पॉक्सो एक्ट में, सारी चीजों में। लेकिन जो सबसे बड़ा लैकुना है वो है इम्प्लीमेंटिंग पार्ट। जितने भी हमारे लाइन डिपार्टमेंट हैं वो अभी तक इन सारे मुद्दों पे अवेयर ढंग से नहीं हो पाए हैं कि कैसे इसको इम्प्लीमेंट किया जाए। और जब ये अभी नया जेजे एक्ट में अमेंडमेंट हुआ, इसने तो चाइल्ड राइट्स को इतना गर्त में पहुंचा दिया कि आप सोच ही नहीं सकते कि हम इसमें और क्या कर सकते हैं आगे। बिल्कुल आप सही कई ऐसे सवाल खड़े हो गए। इसीलिए मैं ये कह रही थी कि स्टेक होल्डर की पहचान होनी बहुत जरूरी है और स्टेक होल्डर्स की आपसी समझ बढ़ानी बहुत जरूरी है, उनका लिंकेज बहुत जरूरी है कि वो एक दूसरे से बात कर सके। ये जो डिपार्टमेंट है ये एक दूसरे से बात नहीं करते। लेबर एजुकेशन से बात नहीं करता, एजुकेशन पुलिस डिपार्टमेंट से बात नहीं करता, मतलब आईसीडीएस से बात नहीं करता। जबकि ये आपस में जब तक बात नहीं करेंगे, इस पूरे मुद्दे की समझ बन पाना बहुत मुश्किल है। और इसके लिए एफर्ट्स हो भी रहे हैं, कुछ कुछ जगह बहुत एफर्ट्स हुए हैं। आप कुछ और कहना चाह रहे हैं? आप मेरे ख्याल से जया जी आप अपनी बात कर लीजिए, फिर हम ओपन मंच में फिर सबका एक साथ सुन लेंगे। हाँ ओके ओके, ठीक है। हाँ तो मैं कुछ कह रही थी, निकल गया दिमाग से। अच्छा, अब जब हम मुद्दों की बात कर रहे हैं तो अब जैसे आज की डेट में एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो कि आपका साइबर क्राइम्स का मुद्दा है। ये नए मुद्दे हैं, नए चैलेंजेस है, क्योंकि हम बच्चों से रिलेटेड चैलेंजेस की बात कर रहे हैं आज की डेट में। तो ये जो नए चैलेंजेस आ रहे हैं उस पर ध्यान देने की बहुत जरूरत है। तो साइबर क्राइम्स का जो पूरा मुद्दा है ये इतनी तेजी में उभर रहा है, और आप लोगों को भी ये पता होगा कि साइबर क्राइम्स किस तरीके से पूरे देश में बढ़ रहे हैं, और इसका इतना बड़ा शिकार बच्चे हो रहे हैं। क्योंकि साइबर क्राइम्स जो है, न सिर्फ बच्चों के साइबर बुलिंग की आप बात कर लीजिए, वो बच्चों को इतनी बुरी तरीके से मेंटली बच्चे हैरस हो रहे हैं, उसमें लोग बच्चों को इंटरनेट के जरिए ल्योर करके ट्रैफिकिंग तक हो रही है। जो ऑनलाइन जो ये पूरा पोर्नोग्राफी का जो पूरा रैकेट है, वो सारा जो ये साइबर क्राइम ने एक अलग दिशा दे दी है पूरी ये क्राइम की जो पूरी सीन है उसको। जब हम ट्रैफिकिंग की बात करते थे पहले, लोग ऐसे ट्रैफिकिंग होती थी कि हाँ ठीक है, लोग गए, किसी ने किसी को किडनैप किया, ल्योर किया, जो भी। आज की डेट में ऑनलाइन इतनी ल्योरिंग हो रही है बच्चों की कि वो ट्रैफिकिंग को बहुत अंजाम दे रही है, और कहीं ना कहीं इनको पकड़ पाना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। तो दूसरी चीज, बच्चों को ये अंदाजा नहीं लगता कि क्योंकि पूरे टाइम उनके हाथ में मोबाइल है या कोई और जो है गैजेट है उनके हाथ में। पेरेंट्स को लगता है बच्चे पढ़ रहे हैं या बच्चे गेम खेल रहे हैं। पेरेंट्स को
इस तरीके के पेरेंटल कंट्रोल वाले जो ये पूरे डिवाइस के अंदर जो ये आपके मैकेनिज्म्स होते हैं वो पेरेंट्स उससे अवेयर नहीं है, जबकि ये एक बड़ी चीज है कि एज अ पेरेंट आप और हम सबको इस चीज के लिए अवेयर होना चाहिए कि बच्चे के डिवाइस का कंट्रोल, क्योंकि हम बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड की बात करते हैं, हम बच्चे की हमेशा हर एक चीज को हम ध्यान देते हैं बच्चे की, लेकिन जब इस पे बात आती है, जब बच्चे के हाथ में फोन आ जाता है, हमें ऐसा लगता है कि चलो हमको 2 घंटे की शांति मिली, वो अपना फोन देख रहे, वहां हमारा दिमाग हट जाता है कि फोन इंटरनेट से कनेक्टेड है अगर, तो उस बच्चे के लिए पूरी दुनिया में कुछ भी देखना संभव है। और जितना बड़ा बच्चा होगा, आपको ये पता है कि भाई बच्चे अलग अलग कैटेगरीज के हैं, बिलो 10 क्या कंटेंट देख सकता है, अबव 10 क्या कंटेंट देख सकता है, अबव 15 वाला क्या कंटेंट देख सकता है। और इसी वजह से अगर आप देखें तो क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन तो बढ़ ही रहा है, क्राइम बाय चिल्ड्रन भी बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। बच्चे बहुत एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं अलग अलग चीजों को, गेम्स के जरिए बच्चे डिप्रेशन में जा रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं। ये इतना सारा जो है बिल्कुल ना गेम की कोई लिमिटेशन है, बच्चे फेक अकाउंट्स बना रहे हैं, इंस्टाग्राम पे फेक अकाउंट्स बना रहे हैं, फेसबुक पे फेक अकाउंट बना रहे हैं, अपनी गलत उम्र डाल के अकाउंट्स बना रहे हैं और उसके बाद अपनी फोटोज शेयर कर रहे हैं तो ये जो पूरा मामला है, इसमें बच्चों से ज्यादा बड़ों को थोड़ा अलर्ट रहने की जरूरत है कि बच्चे किस तरह के लोगों से बातचीत कर रहे हैं, किस तरीके की कंपनी में वो, क्योंकि गेम्स में क्या होता है ना, जब बच्चे गेम्स खेलते हैं तो उसमें बाहर भी ये ओपन रहता है कि आप इसके साथ खेल लीजिए, उसके साथ खेल लीजिए, तो वो उन्हें नहीं पता होता कि जो अगला खेल रहा है या बात कर रहा है वो बच्चा है कि बड़ा है, ट्रैफिकर है, अब्यूजर है, कौन है, ये बच्चे को नहीं पता होता। और आप सब जानते हैं, हम भी जानते हैं, हम लोग बच्चों के साथ काम करते हैं कि ट्रैफिकर्स और अब्यूजर्स सबसे ज्यादा बच्चों से अच्छे से पेश आते हैं, ऐसी बातें करते हैं कि बच्चे उनके झांसे में आ जाए, बच्चों को ये सिखाते हैं कि वो किसी से कुछ बोले ना, बताएं ना। तो ये जो पूरी बातें, जो ये साइबर क्राइम का जो ये पूरा माहौल है, जो ये साइबर सेफ्टी और सिक्योरिटी की हम बात करते हैं, हमारे एक्ट्स इतने कमजोर हैं, हमारा अभी भी हम लोग अगर साइबर क्राइम होता है, हम ये सोचे, मान लीजिए किसी के साथ फ्रॉड हो गया, तो कितनी बार ऐसा होता है कि उस आदमी का उसका पैसा मिल जाए, बहुत कम, पैसा चला गया तो चला गया, लेकिन बच्चे अगर इसमें फंस करके चले गए तो सोचिए उसकी तो क्या रिकवरी है, उसका क्या आप कर पाएंगे। तो ये जो पूरा जो मामला है, इसको हम लोगों को बहुत हल्के में नहीं लेना चाहिए। साइबर सिक्योरिटी इश्यूज को लेकर के हमें अवेयरनेस सेशंस करने चाहिए, हमें इस तरीके के जो है, मतलब क्राइम भी अवेयरनेस सेशंस करती है, अगर किसी को लगता है तो इस तरीके के मुद्दों के लिए आप लोग बता सकते हैं, हम लोग के पास मॉड्यूल्स रहते हैं, बहुत सारी चीजें रहती हैं, क्योंकि एक नया मुद्दा है, शायद सबके पास इस तरीके के मॉड्यूल्स या अंडरस्टैंडिंग ना हो, अवेयरनेस ना हो, तो हम लोग उसमें हेल्प भी कर सकते हैं आपकी। अगर आपको कुछ चाहिए हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, हम वो मॉड्यूल्स वगैरह आपसे शेयर कर लेंगे। तो ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि बाकी मुद्दों में मैंने इसलिए नहीं बताया कि अगर हम चाइल्ड मैरिज, चाइल्ड लेबर की बात करते हैं, लोगों को पता है, बहुत मटेरियल ऑलरेडी अवेलेबल है, बच्चों से रिलेटेड भी अवेलेबल है, पर इस मुद्दे पर अभी भी एकदम चाइल्ड स्पेसिफिक मटेरियल अवेलेबल नहीं है। बिल्कुल असगर जी, आप मेरे से कांटेक्ट करिएगा, आई विल शेयर द मटेरियल विद यू। तो कुछ मटेरियल्स जो है हम आपको शेयर कर सकते हैं। तो इस मुद्दे को नजरअंदाज ना करें जब हम चैलेंजेस की बात कर रहे हैं, चाइल्ड राइट्स एंड चैलेंजेस की, तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है जो निकल करके आ रहा है आज की डेट में। एक और मुद्दा जो मैं बात करना चाहूंगी वो है ट्रांसजेंडर चिल्ड्रन का। ट्रांसजेंडर बच्चे वो होते हैं, जैसे अगर मान लीजिए कोई लड़की पैदा, लेकिन उसे जैसे जैसे वो बड़ी होती है उसे ऐसा लगता है कि मैं लड़की नहीं हूँ, मैं लड़का हूँ। या कोई लड़का पैदा हुआ, वो जब बड़ा होता है उसे ऐसा लगता है कि मैं लड़का नहीं हूँ, मैं लड़की हूँ। लेकिन उसको ये चीज जो है, उसकी एक्सेप्टेबिलिटी इन द सोसाइटी हम सभी जानते हैं कि कितनी लो है, और कितना ज्यादा ऐसे बच्चों को मजाक बनाया जाता है क्लासेस में, इतनी बुलिंग होती है। ये
सारा चीजों को लेकर के। तो ट्रांसजेंडर जो बच्चे हैं उनका जो मेंटल स्टेटस है वो बहुत वीक हो जाता है बिकॉज ऑफ दिस बुलिंग, एंजाइटी। उनकी अपनी जो शरीर है और जो उनका मन है वो एक दूसरे से बात नहीं कर रहा होता है। तो ऐसे में जो फैमिली है, कम्युनिटी है, किसी भी तरह का सपोर्ट उनको नहीं मिलता। तो ये एक मुद्दा है जो ऑफ लेट मुझे लग रहा है कि काफी देखने में आ रहा है, क्योंकि जब से आपकी जो ये एलजीबीटी कम्युनिटी पे काफी सारी बातचीत शुरू हुई है, काफी सारी मुद्दों पर कोर्ट में भी लोग गए हैं, बहुत ओपन डिस्कशन शुरू हुए हैं, तब से जो है इन मुद्दों को लोगों ने थोड़ा थोड़ा ओपनली रखने की कोशिश भी की है और समझने की भी थोड़ी बहुत एक मुहिम शुरू हुई है। लेकिन अभी भी हम बहुत ही नेसेंट स्टेज पे हैं इसमें। पर चैलेंजेस की बात करें तो ये बड़ा चैलेंज है उस बच्चे के लिए जो शायद इस पर्टिकुलर स्थिति से गुजर रहा हो, जो ट्रांसजेंडर की स्थिति में हो इस वक्त। तो वो भी मैं कहूंगी कि ये एक बड़ा चैलेंज है। इसको आप लोग ऑब्जर्वेशन के रूप में अपने अपनी कम्युनिटीज में देखें, बात करने की कोशिश करें, इन बच्चों को कहीं प्रॉपर जगह पे लिंक करने की कोशिश करें, देखें कि उनका मेंटल स्टेटस ये सारा कुछ थोड़ा सा ठीक ठाक हो, काउंसलिंग की जरूरत है क्या, फैमिली से बात करने की जरूरत है क्या। तो ये एक मुद्दा है जो मैं चाहूंगी कि आप लोग थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखें। दूसरा, कोविड के बाद बहुत सारा ये कोविड ऑर्फन्स का मुद्दा आया, और भी इस तरीके के बच्चों के मुद्दे आए। हालांकि उससे पहले भी ऐसा नहीं है कि बच्चों के माता पिता की डेथ नहीं होती थी, लेकिन कोविड के बाद जो ये अचानक से दोनों माता पिता एक साथ चले गए या इस तरीके के इंस्टेंसेस बहुत सारे नजर आए। तो बच्चों के इस मुद्दे को लेकर के लोगों का एक ध्यान उस तरफ गया कि जब बच्चों का माता पिता चले जाते हैं या कोई कमाने वाला व्यक्ति चला जाता है तो बच्चे के ऊपर आपदा बहुत गहरी आ जाती है। तो कोविड ने इस चीज को हम लोगों को समझाया। तो उस चीज को हमको कोविड और नो कोविड, कोई भी बच्चा अगर इस स्थिति में है जहां पर उसके माता पिता नहीं है या कोई एक व्यक्ति है जो कि शायद बहुत सक्षम नहीं है कमाने में या चीजों को हैंडल करने में, जिसमें कि वल्नरेबिलिटी बच्चे पे बढ़ जाती है कि अगर वो छोटा है तो उसको शायद चाइल्ड लेबर में एंगेज होने के लिए एक मजबूरी उसकी बन जाए या ये सारी चीजें। तो ये जो ग्रुप्स हैं, ये वल्नरेबल ग्रुप्स हैं जो हमारी सोच में हमेशा रहने चाहिए जब हम ग्राउंड पे जाते हैं, कि ये है वो ग्रुप्स जो हमारी प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे ऊपर होने चाहिए। हमारे लिए सबसे ज्यादा बात करना इन लोगों से जरूरी है। और कोविड के अलावा डिजास्टर और भी तरीके के होते हैं, जहां पर बाढ़ आ गई, जहां पर सूखा पड़ गया, जहां पर अर्थक्वेक आ गया या किसी भी तरीके का डिजास्टर हुआ, सबसे ज्यादा कौन ये प्रभावित होता है? बच्चे। अभी जो ये युद्ध चल रहा है आपका ये फिलिस्तीन और ये सारा को लेकर के, जब आप इनकी केस स्टोरीज देखिए, आप इनकी आप देखिए किस तरीके से बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, माता पिता मर गए, कोई नहीं है, तो मतलब उनको अपनी जगह बनाने के लिए फिर बहुत ये करना पड़ता है। वो ऐसी वल्नरेबल सिचुएशन में आ जाते हैं कि कोई भी उनको किसी भी तरीके से इस्तेमाल कर सकता है। बाकी दूसरे जो अडल्ट होते हैं वो एटलीस्ट बाय चॉइस कुछ कर सकते हैं, लेकिन बच्चों के पास वो चॉइस नहीं होती, क्योंकि पावर डायनेमिक्स जो है, जो अडल्ट है, वो बच्चे को फोर्स कर देता है कि आप मेरे हिसाब से चलिए। तो इसलिए बच्चे की वल्नरेबिलिटी ज्यादा बढ़ जाती है। एक तो ये था। दूसरा, आज की डेट में अगर हम देखें तो क्लाइमेट चेंज पे बहुत ज्यादा बातचीत हो रही है। क्लाइमेट चेंज एक इतना बड़ा मुद्दे की तरह निकल करके आ रहा है। चाहे आप पोल्यूशन की बात कर लें, मैं तो दिल्ली में हूँ, तो आप सभी को पता है, आप सभी सुन रहे होंगे दिल्ली में पोल्यूशन का क्या स्टेटस है। बच्चों के स्कूल्स बंद हो गए हैं, एकदम इमरजेंसी टाइप की सिचुएशन डिक्लेयर हो गई है कि इतना ज्यादा बुरी हालत है कि लोग कह रहे हैं कि गैस चेम्बर बन गई है दिल्ली। तो उसी तरीके से क्लाइमेट चेंज के
बहुत अलग अलग जो है आपको ये दिखाई देंगे कि जैसे हमने जहाँ पर पेड़ काट दिए, बहुत पेड़ काट दिए, बहुत सारे गांव भी ऐसे हैं जहाँ पर आज की डेट में आप देखेंगे कि पानी नहीं है, सूखा पड़ जा रहा है, पहले नहीं पड़ता था, अब हो जा रहा है। क्यों हो जा रहा है? क्योंकि शायद जो हम एनवायरनमेंट को ये कर रहे हैं, जो हम एनवायरनमेंट के अगेंस्ट में काम कर रहे हैं, तो इसलिए साथ के साथ जब भी हम बच्चों की बात करते हैं, हम कहीं ना कहीं क्लाइमेट चेंज, एनवायरनमेंट जैसे इश्यूज को लिंक करना शुरू करें कि हम, मान लीजिए हम और आप अपनी जिंदगी का आधा समय जी लिए, आधा और बचा है, लेकिन हमारे बच्चों के लिए तो पूरी जिंदगी है। तो जब हम बात करते हैं शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज की, तो हमने अपना शेयर तो रिसोर्सेज का इस्तेमाल किया ही, लेकिन हम अपने बच्चों का शेयर भी इस्तेमाल कर रहे हैं। हम जिस तरह से खनन कर रहे हैं, हम जिस तरीके से जाकर के पहाड़ों को तोड़ रहे हैं, हम जिस तरीके से रोड्स बना रहे हैं, जिस तरीके से डेवलपमेंट के नाम पर पूरा ये जो एनवायरनमेंट को खराब कर रहे हैं, ये शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज के खिलाफ है। ये हमको जो है अपने हर एक उसमें प्लांटेशन ड्राइव्स हैं या इस तरीके की जो चीजें हैं, क्लाइमेट को जब तक हम नहीं बचाएंगे, हम बच्चों के 10 तरीके के मुद्दों पे बात कर लें, लेकिन हम जब तक इस कम्युनिटी को, इस जगह को बच्चों के लिए सूटेबल रहने लायक नहीं बना देंगे, तब तक हम बच्चों के राइट्स के लिए, हम बच्चों के उस बात ही नहीं कर सकते कि हम उनको प्रोटेक्टेड रख सकते हैं, हम उनको सेफ रख सकते हैं। क्योंकि अगर ये एनवायरनमेंट ही उनके लिए सूटेबल नहीं है, तो फिर उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी का कोई गारंटी हम नहीं ले सकते। तो ये एक बड़ा मुद्दा है एनवायरनमेंट का। जब भी हम बच्चों से बात करते हैं, तो हम कम से कम इस चीज को अपनी बातचीत में जरूर रखें, और ये बचपन से ये होना चाहिए कि आप बच्चे के साथ इस तरीके की बातचीत को रखें। और बच्चों के साथ बात करना बहुत इम्पोर्टेंट है। जितने भी सारे मुद्दे मैंने बताए आपको, क्या होता है कि बच्चे जो है वो अपनी बात को किसी के साथ रख नहीं पाते। कोई फेथ, ऐसा कोई ट्रस्टवर्दी आदमी उनको नहीं मिलता जिससे वो बात रख सके। हमारी टीचर्स, पेरेंट्स, 2 लोग ऐसे होते हैं जिनसे बच्चों का इंटरेक्शन सबसे ज्यादा होता है, और पियर्स। लेकिन पियर्स से जो वो बात कर रहे होते हैं, वो एक सिमिलर वेवलेंथ पे बात कर रहे होते हैं। 10 साल का बच्चा 10 साल के बच्चे से बात कर रहा है, सिमिलर काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग है। दोनों एक तरीके के मुद्दे को लेकर के परेशान है, लेकिन किसी के पास सोल्यूशन नहीं है। तो वो आधी अधूरी जानकारी को लेकर के वो और ज्यादा मेस क्रिएट हो जाता है उसमें। तो इसलिए जो आपका टीचर्स हैं, पेरेंट्स हैं, इनका जो बच्चों के साथ एक इंटरेक्शन है, उसकी पीरियोडिसिटी निश्चित होना बहुत जरूरी है। कि आप बच्चों से बात जरूर पूछें कि उसको किस तरीके, मतलब कोई ऐसी बात तो नहीं है जो उसको शेयर करनी है वो नहीं कर पा रहा है बच्चा, या किसी तरीके का कोई अब्यूज या निग्लेक्ट या कोई भी चीज वो अनुभव कर रहा है लेकिन नहीं बता पा रहा। बच्चे डरे हुए हैं क्या? ऑब्जर्वेशन बहुत जरूरी है। बच्चे के साथ ऑब्जर्व करिए कि आपके बच्चे के बिहेवियर में कोई बदलाव तो नहीं आ रहा, आपके आसपास के बच्चे के बिहेवियर में कोई बदलाव तो नहीं आ रहा। बच्चा आपके सेंटर में आता था या आपके आसपास कहीं आप जहाँ भी उसके साथ काम करते हैं वहां आता था, ग्रुप में आता था, बहुत एक्टिव था, अचानक से शांत हो गया है, चुप हो गया, बात नहीं करता है, बहुत इन्वॉल्व नहीं होता है, लेकिन हमारा ध्यान नहीं जाता, हम बाकी बच्चों के साथ लगे हुए। ये सारे ऑब्जर्वेशंस जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। हम बच्चों की सुरक्षा की, बच्चों के साथ काम करने की बात कर रहे हैं, तो छोटी छोटी चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि जब हम बच्चों की सेफ्टी की बात करते हैं, हम सब ये बात जानते हैं, प्रूवन फैक्ट है कि जितने भी सेक्सुअल वायलेंस, अब्यूज बच्चों के साथ होते हैं, 96% केसेस में वो बच्चों के जानने वाले होते हैं, और इसका मतलब कहीं आसपास के ही लोग होते हैं, जिसको शायद बच्चा रोज देख रहा है, जिससे शायद बच्चा रोज इंटरेक्ट कर रहा है, और जो बच्चे की मानसिक उस पर बहुत ज्यादा असर डाल सकता है। एक बहुत ब्राइट बच्चा पढ़ाई में, लेकिन उसके साथ कोई अब्यूज हो जाता है, अचानक से उसका पढ़ाई का लेवल डाउन होने लगता है। टीचर कहते हैं आजकल तो उसका पढ़ने में मन ही नहीं लग रहा है,
पेरेंट्स भी डांट रहे हैं, तुम पढ़ाई नहीं करते हो, ये नहीं करते। मतलब हम बच्चे की बात को सुन ही नहीं रहे, हम समझ ही नहीं रहे, हम ऑब्जर्व ही नहीं कर रहे, हम अपनी तरह से देख रहे हैं। हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि उसकी पढ़ाई में ग्रेड्स कम आ रहे हैं। ग्रेड्स क्यों कम आ रहे हैं? क्या हो गया बच्चे को अचानक से? क्या प्रॉब्लम हो गई? हमने क्या समझने की कोशिश करी? ये सारी चीजें मैं इसलिए रख रही हूँ। हम सब विजिलेंट हैं, हम सब बहुत अवेयर हैं, सब कुछ है, लेकिन जब तक बार बार ये चीजें हम अपने आप के लिए दोहराएंगे नहीं, तब तक इन चीजों पे अमल करना बहुत मुश्किल है। क्योंकि शायद जब आप और मैं बहुत छोटे छोटे थे, शायद हमारे ऊपर इतना इस तरीके से कोई ऑब्जर्वेशन, ये वो बातचीत की पेरेंट्स बहुत रेगुलरली कम्युनिकेट कर रहे हो, शायद वो कल्चर नहीं था, वो बातचीत का एक माहौल नहीं था। लेकिन शायद तब इस तरीके की वल्नरेबिलिटीज भी कम थी। पर आज की डेट में वल्नरेबिलिटीज का दायरा बहुत बढ़ गया है और इंटरनेट के आने के बाद तो अनलिमिटेड हो गया। तो इसलिए आज की डेट में अगर हम ये नहीं कर रहे हैं तो हम बच्चे को कहीं ना कहीं बहुत वल्नरेबल स्थिति में तो ये एक मेरी प्ली भी है आप सबसे कि मैं जब ये बात रख रही हूँ तो उसको बहुत उससे रख रही हूँ कि इस चीज को प्लीज आप लोग थोड़ा सा ध्यान भी दें और लोगों को भी बताएं। अच्छा, दूसरा, बच्चों के हेल्थ इश्यूज की अगर हम बात करते हैं तो वो अपने आप में मैलन्यूट्रिशन को आप ले लीजिए। मैलन्यूट्रिशन इतना बड़ा मुद्दा है आज की डेट में हमारी कंट्री में। कुछ स्टेट्स में तो मैलन्यूट्रिशन का ये स्थिति है कि कुछ जगहों पर तो 90% बच्चे मैलनरिश्ड हैं। अनीमिया का स्टेटस आप ले लीजिए, अंडर 5 बच्चों का अनीमिया, 60% बच्चे लगभग अनिमिक होते हैं अंडर 5। उसके अलावा आपके एडोलेसेंट गर्ल्स के अनीमिया का स्टेटस ले लीजिए, मैक्सिमम लड़कियां आपको अनिमिक मिलेंगी। मेंस्ट्रुअल हाइजीन का इशू ले लीजिए, बात ही नहीं होती उस मुद्दे पे, बात ही नहीं होती। बच्चियों के लिए आज की डेट में प्यूबर्टी की एज कम हो गई है। बच्चियां 10 साल 11 साल में जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल उनकी स्टार्ट हो जाती है, लेकिन हम बात ही नहीं करना चाहते। हम घरों में बिल्कुल शांत रहते हैं इस मुद्दे पर। हमारे स्कूल्स में सेपरेट टॉयलेट्स नहीं है, स्कूल्स में कोई इस तरीके की जगह नहीं है जहाँ पर बच्चे अपनी पैड्स को डिस्पोज ऑफ कर सके। बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं, ड्रॉप आउट हो जा रहे हैं, नहीं आ रहे स्कूल, छोटे छोटे मुद्दों की वजह से। तो हम चाइल्ड राइट्स की बात कर रहे हैं, हम चाइल्ड राइट्स के चैलेंजेस की बात कर रहे हैं। ये सारे, वही मैंने शुरू में कहा था ना, अनगिनत मुद्दे हैं। मैं आप एक से एक लिंक करके जो निकलता जा रहा है मैं आपको बताती जा रही हूँ, लेकिन ये अनगिनत है। इसमें मैं एक के बाद एक जोड़ती चली जाऊंगी, बहुत सारे मुद्दे निकल करके आते जाएंगे। लेकिन मेंस्ट्रुअल हाइजीन का मुद्दा मैं फिर भी कहूंगी कि आज की डेट में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उस मुद्दे से बहुत सारे मुद्दे लिंक हो जाते हैं। हेल्थ का मुद्दा लिंक हो जाता है, आपका एजुकेशन का मुद्दा लिंक हो जाता है, आपका सेल्फ डिग्निटी और रिस्पेक्ट का मुद्दा लिंक हो जाता है, बच्चियों का पूरा जो प्ले का मुद्दा लिंक हो जाता है। बच्चों की खेल पे रोक लग जाती है जैसे ही वो उसमें आती है। बच्चियों के लड़कों से इंटरेक्शन पर रोक लग जाती है, क्योंकि शायद आप जो है प्यूबर्टी आप अटेन कर गए तो आप कहीं कुछ गलत हो गया, आप प्रेग्नेंट हो गए, तो वो सारी चीजें जो है ये बहुत बिल्कुल सेफ्टी का मुद्दा आ जाता है। बहुत सारे इश्यूज हैं जो आपके लिंक होते हैं इस मुद्दे के साथ। तो कहीं ना कहीं मेंस्ट्रुअल हाइजीन के मुद्दे पर हमें खुलकर बात करनी शुरू करनी चाहिए, घरों में और कम्युनिटी में खुलकर बात करनी चाहिए कि इस मुद्दे को लेकर के हम जब तक बंद दरवाजों के पीछे बैठे रहेंगे तब तक इस मुद्दे पर कभी कोई काम नहीं हो पाएगा। ये इस पीरियड पॉवर्टी एक शब्द है जो इसमें आता है मेंस्ट्रुअल हाइजीन के पूरे मुद्दे में, कि बच्चियां किस तरीके की चीजें यूज करती हैं अपने पीरियड्स में। बहुत बच्चियां हैं जो कपड़े यूज करती हैं, राख भर के यूज करती हैं, बहुत अलग अलग तरीके की चीजें यूज करती हैं जो कहीं ना कहीं उनके लिए बहुत ही हेल्थ हैजार्ड्स उनको की तरफ उनको जो है ले जाते हैं। बहुत हैजार्डस है उनके हेल्थ के लिए उस तरीके की चीजें यूज करना, लेकिन वो मजबूरी में यूज करती हैं, क्योंकि वो 20 रुपए या 30 रुपए जो वो पैड्स पर लगा सकती हैं, वो 20 या 30 रुपए की भी किल्लत उस घर में दिखाई जाती है जिस घर में शायद और चीजों के लिए चीजें मंगा ली जाती होंगी। इसीलिए उसको पीरियड पॉवर्टी कहते हैं, कि ऐसी पॉवर्टी जो शायद इस पर्टिकुलर
जो माहवारी के चक्र है उसको प्रॉपरली हैंडल ना करने के लिए जिस पॉवर्टी की बात करी जाती है वो प्री पीरियड पॉवर्टी। तो कुछ जगहों पर जेन्युइनली लोगों के पास पैसे नहीं है, लेकिन हमको बहुत सारी स्कीम्स है गवर्नमेंट की, बहुत सारी चीजें हैं, जैसे RKS की स्कीम है, और उसके अलावा आपका जो है ये एडोलेसेंट रिसोर्स सेंटर्स एंड डिस्ट्रिक्ट्स में कितने लोगों को पता है कि वो सेंटर्स है, कितने लोगों को पता है कि जो है आपकी जो जन औषधि केंद्र है वहाँ बहुत सब्सिडाइज्ड रेट्स पे आपके ये प्रोडक्ट्स मिलते हैं, कितने लोग जानते हैं कि कौन कौन सी गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं जिसके थ्रू आप बच्चों को लिंक करा सकते हैं इस तरीके के प्रोडक्ट्स के साथ। तो ये सारी चीजों पे जानकारी बहुत जरूरी है। अगर आपके पास जानकारी नहीं है तो आप चीजों को चाह के भी नहीं कर पाएंगे। बहुत सारी स्कीम्स गवर्नमेंट लॉन्च करती रहती है, बहुत सारी चीजें आती रहती हैं, कई बार तो स्कीम्स लॉन्च होती हैं, करोड़ों रुपए वापस चला जाता है क्योंकि वो इस्तेमाल ही नहीं होता, लोगों को अवेयरनेस ही नहीं है, नीचे से डिमांड ही नहीं है, और लोग उस चीज को लेके बैठे रहते हैं कि अरे ये चीज हो जाती तो कितना अच्छा रहता। तो थोड़ा सा एफर्ट डालिए, जिस इशू पर काम कर रहे हैं उस पर थोड़ी जानकारी इकट्ठा करिए, एक लिस्ट बनाइए कौन कौन से इश्यूज हैं, कौन सी पॉलिसीज हैं, कौन से एक्ट्स हैं जो आपके इस मुद्दे से लिंक होते हैं, और उन पूरे जो आपके पॉलिसीज हैं, जो आपके ये जो गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं, कौन सा डिपार्टमेंट उस स्कीम से लिंक करता है, कौन सा स्टेक होल्डर है जिस पे आप बात करेंगे, क्या आंगनवाड़ी वर्कर को ये स्कीम से जुड़ना चाहिए या किसी और के थ्रू आपको स्कूल टीचर के थ्रू जुड़ना चाहिए। ये सारी चीजें आपको थोड़ा सा समझने की जरूरत है। जो भी मुद्दा आप लेकर के जाएं, हर मुद्दा आपका किसी ना किसी कोई ना कोई स्कीम किसी ना किसी चीज के चल ही रही होती है। तो इसलिए अभी जैसे ICPS की बात कर रहे थे कोई, तो ICPS आज की डेट में मिशन वात्सल्य के रूप में उसका बदलाव हो गया है। तो मिशन वात्सल्य में बहुत सारी चीजें हैं जो नई भी ऐड हुई हैं, बहुत सारे नए कंपोनेंट्स आए हैं। जरूरत है कि थोड़ा ऐसे छोटे छोटे सेशंस में कभी मिशन वात्सल्य पे बात हो, कभी किसी और इशू पर बात हो, क्योंकि अगर कुछ ऐसे लाइक माइंडेड लोग जो शायद प्रोटेक्शन पर ही बात कर रहे हो, तो जो प्रोटेक्शन पर बात करें उनके लिए मिशन वात्सल्य जानना बहुत जरूरी है। या अगर जो है इस पे काम कर रहे हैं, क्या नाम का, मान लीजिए सिर्फ सेक्सुअल वायलेंस पे बात करें, पॉक्सो जानना बहुत जरूरी है। अदरवाइज नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन बच्चों पे काम कर रहे हैं, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट जानना जरूरी है। तो जो छोटे छोटे ग्रुप्स आप लोग थोड़ा अपने बनाए, इस तरह की डिमांड्स रेज करें कि इन इश्यूज पर छोटे छोटे सेशंस हो, छोटी छोटी बातचीत हो, तो लोगों तक थोड़ा सा मुद्दों की एक समझ और नई जानकारी, क्योंकि बहुत सारे अमेंडमेंट्स होते रहते हैं, बहुत सारी नई चीजें होती रहती हैं। मिशन वात्सल्य बिल्कुल अभी नया आया है, बहुत पुराना नहीं है, रोल आउट हो रहा है जगहों पर। मिशन वात्सल्य की जानकारी सबको अभी होनी चाहिए। RTE पे बात हम कर रहे हैं, NEP की जानकारी लोगों को होनी चाहिए। हम स्कूल के क्लोजर और मर्जर की बात कर रहे थे, NEP किस तरीके से उसको देख रहा है ये अगर हमको नहीं पता तो हम क्लोजर और मर्जर को लेकर के एक थोड़ा हमारा समझ फिर अधूरी बनी रहेगी कि हम हमारे जो राज्य में, हमारे डिस्ट्रिक्ट में, ब्लॉक में NEP का क्या रोल आउट प्लान है, वो हमको जानना जरूरी है। तो थोड़ा सा नई जानकारियों को इकट्ठा करने की कोशिश करें कि जब भी कोई नया कुछ आ रहा है बच्चों से रिलेटेड, तो वो अगर हम एजुकेशन पे काम कर रहे हैं तो क्या हमने NEP के बारे में पूरा अंडरस्टैंडिंग ली है या नहीं ली है, क्या हमें उसके प्लान्स की पूरी जानकारी है कि रोल आउट प्लान सरकार किस तरीके से ये कर रही है। तो वो सारी चीजों को मुझे लगता है कि हम लोगों को थोड़ा सा समझना चाहिए, इसको आगे लेकर के जाना चाहिए। और बाकी मुझे लगता है कि मैं काफी देर से बोल रही हूँ, 1.25 घंटा होने वाला है, तो अगर कुछ लोग कुछ कहना चाहें या कोई और बात रखना चाहें तो ये कर सकते हैं, अदरवाइज एक छोटा सा और इशू पे बात कर लेती हूँ, तो उसके बाद फिर इसको ओपन कर देंगे। एक थोड़ा सा मेंटल हेल्थ का और इशू है बच्चों से रिलेटेड, जो मुझे लगता है बहुत इम्पोर्टेंट है हर कैटेगरी ऑफ बच्चों के लिए, कि आज की डेट में मेंटल हेल्थ के इशू को लेकर के अगर हम देखें तो
एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सारा कुछ बच्चों के साथ बहुत कॉमनली दिखाई दे रहा है और उसके बहुत सारे रीजंस हैं, बहुत रीजंस हैं। घरों में डोमेस्टिक वायलेंस की आप बात करते हैं, पहले डोमेस्टिक वायलेंस हम लोग बोला करते थे कि डोमेस्टिक वायलेंस का मतलब है पति पत्नी के बीच में वायलेंस। आज की डेट में डोमेस्टिक वायलेंस का दायरा ही बहुत बड़ा हो गया है। डोमेस्टिक वायलेंस, बच्चे भी पिट रहे हैं, ये भी हो रहा है, बच्चों को बहुत बुरी तरीके से अब्यूज किया जा रहा है। कोविड में तो बहुत ज्यादा हुआ। तो ये जो इस तरीके की चीजें हैं, बच्चे घर छोड़ के चले जा रहे हैं, क्यों चले जा रहे हैं? कहीं ना कहीं मेंटली स्ट्रेस्ड है। स्कूलों में बच्चे बुली हो रहे हैं। तो जो ये मेंटल हेल्थ का जो पूरा मुद्दा है, इस मुद्दे को लेकर के भी हम लोगों को थोड़ा सा और अवेयर होना चाहिए और थोड़ी बेसिक चीजों की जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि एक जैसे ये होता है ना कि एक होता है फर्स्ट एड वर्कर और एक होता है डॉक्टर। तो अब हर एक मुद्दे पर डॉक्टर तो हम लोग बन नहीं सकते, लेकिन फर्स्ट एड वर्कर तो कम से कम हम लोग बच्चों के कुछ अहम मुद्दों पर हमको बन ही जाना चाहिए। तो फर्स्ट एड वर्कर की जितनी जानकारी होनी चाहिए, चाहे वो आपका मेंटल हेल्थ का इशू हो या आपका साइबर क्राइम का इशू हो, कम से कम वो बेसिक इंफॉर्मेशन, वो आपके अर्ली वार्निंग सिम्टम्स की कैसे नजर आना चाहिए, ऑब्जर्वेशन कैसे होना चाहिए, वो सारी चीजों को मुझे लगता है हम लोगों को कोशिश करनी चाहिए कि इस तरीके के लोगों से हम मिलें जिनकी ये अलग अलग मुद्दों पर एक अच्छी समझ हो, एक अच्छा अंडरस्टैंडिंग बने। ट्रॉमा इन्फॉर्म्ड काउंसलिंग की हम बात करते हैं, तो ट्रॉमा बच्चों में जो एक डर, एक ट्रॉमा बैठ जाता है, वो उसको समझना बहुत जरूरी है। उसके बाद अलग अलग स्तरों पे किसी भी तरह का ट्रॉमा हो सकता है, बहुत छोटे लेवल से शुरू होता है। अगर किसी बच्चों को ढंग से खाने के लिए नहीं मिल रहा, मतलब जो आपकी बेसिक नीड है वो क्या है, रोटी कपड़ा मकान आदमी बोलता है बेसिक नीड। अगर किसी को रोटी कपड़ा और मकान की बेसिक नीड नहीं है तो आप समझ लीजिए उसका मेंटल स्टेटस कभी सही नहीं हो सकता। तो वो उतना बेसिक से बच्चे की भी मेंटल हेल्थ इश्यूज शुरू होते हैं। जो बहुत पॉवर्टी में बच्चे हैं उनके इश्यूज बहुत अलग होंगे, बहुत बेसिक लेवल के इश्यूज होंगे। लेकिन और ये जो दायरा है मेंटल हेल्थ का, इसमें अमीरी गरीबी, लड़का लड़की कुछ नहीं मायने रखता, क्योंकि हर एक लेवल पे बहुत अलग इश्यूज है, बहुत अलग तरीके के टेंशन, एंजाइटी, अलग तरीके के प्रेशर्स हैं बच्चे के ऊपर। कोटा में देखिए लगातार आपको सुनाई देता है, आज इस बच्चे ने सुसाइड कर लिया, कल उस बच्चे ने सुसाइड कर लिया। आईआईटी के बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? बच्चों का तो एम्बिशन होता है भाई हम आईआईटी में हो जाए हमारा, हम तो बहुत खुश है, उसके बाद फिर कुछ नहीं करना, पढ़ लिख के नौकरी करेंगे। क्यों कर रहा है आईआईटी का बच्चा सुसाइड? कुछ इश्यूज होंगे जो निकल करके आ रहे हैं, जो शायद हम और आप नहीं समझ पा रहे। बच्चों के साथ फोकस ग्रुप डिस्कशन करना, समझना, बच्चों की करियर काउंसलिंग करना, बच्चों को वो रास्ते दिखाना जो शायद उन्हें नहीं दिख रहे हैं। करियर काउंसलिंग एक बहुत बड़ा मुद्दा है बच्चों को लेकर के, खासतौर पर रूरल एरियाज में, कि बच्चे करियर के नाम पर क्या जानते हैं, क्या ठीक है हम टीचर बनेंगे, या अगर उनको पुलिस वाले दिखते हैं तो हम पुलिस वाला बनेंगे, या बस 2-4 के अलावा उनको पता ही नहीं होता कि ऑप्शंस क्या हो सकते हैं। हम ले दे करके खींच के उनको किताबों की तरफ ही वापस लाते रहते हैं कि भाई पढ़ो पढ़ो पढ़ो, किस लिए पढ़ो। तो ये सारा बच्चों को नए डायरेक्शंस देना, नई चीजें दिखाना, ये आज की डेट में बहुत जरूरी है, क्योंकि डिजिटल लिटरेसी बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना वो मेन स्ट्रीम से जुड़ ही नहीं पाते हैं। वो खाली जो है नेट सर्फिंग ही डिजिटल लिटरेसी नहीं है। डिजिटल लिटरेसी बच्चे किस तरीके से एक्सप्लोर कर सकते हैं अपने काम की चीजें, किस तरीके से स्कीम्स एक्सप्लोर कर सकते हैं, किस तरीके से स्कॉलरशिप्स एक्सप्लोर कर सकते हैं, ये सारी चीजें बच्चों के साथ बात करना इम्पोर्टेंट है। कि जब आपके हाथ में मोबाइल है, आपके हाथ में एक्सेस है इंटरनेट का, तो उस इंटरनेट का पॉजिटिव यूसेज क्या है, आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट चीजें हैं जो आप लेकर के आ सकते हैं। तो ये कुछ चीजें थी मेरी तरफ से, अदरवाइज फिर वो एक एक आता ही जाएगा दिमाग में। तो अभी मैं इसको थोड़ा ओपन करती हूँ। संजीव जी और अनुपमा जी, आप लोग प्लीज। जी हाँ बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद जी। अजी आपने बहुत ही सरल तरीके से एक एक इम्पोर्टेंट जो चुनौतियां हैं उनको रखा है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो भी यहाँ पे ज्वाइन किया है यार, निराश नहीं हुआ होगा कि हमारा टाइम बेकार गया।
बहुत ही अच्छे तरीके से आपने नहीं जो चाइल्ड लेबर और जो हमारी चुनौतियां पहले से हैं, चाइल्ड मैरिज, ये तो बहुत समय से हमारी चुनौतियां हैं ही, लेकिन आज के वर्तमान समय में जो हम नई नई चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, साइबर क्राइम का और डिजिटल लिटरेसी में बच्चे क्या कर रहे हैं, और जो भी इस तरह की जो नई चुनौतियां हैं उनको भी आपने रखा है, तो ये तो बहुत ही अंडरस्टैंडिंग रहा। अब मैं चाहूंगी कि जिसको भी अपनी कोई बात रखनी है, कोई सवाल करना है, वो एक एक करके अपना सवाल, अपनी बात रख सकते हैं। मंच ओपन है। 3 लोगों ने हाथ जी उठाया है, नमस्कार। तो एक एक साथी पहले बोले। जी सर, मैं बोल सकता हूँ? हाँ बोलिए। मैडम को बहुत बहुत धन्यवाद कि इतना विस्तार पूर्वक आपने बताया, और जो नई चीजें आई हैं बाल अधिकार के मुद्दे में जुड़े हैं, वो भी एक चैलेंज जो नया निकल है, हम लोग तो देख ही रहे हैं बैठ करके डेली क्या हो रहा है, सोशल मीडिया का दुरुपयोग और उसमें कैसे बच्चे फंस जा रहे हैं और कैसे भाग जा रहे हैं, या जैसा भी बोला जाए। मेरा सुझाव मैडम ये है कि अगर हम विलेज चाइल्ड प्रोटेक्शन कमेटी जो आईसीपीएस से लेकर के मिशन वात्सल्य तक पेपर में है, ग्राउंड रियलिटी क्या है आप भी जानती है, हम भी जानते हैं, तो हमको सबसे पहले उनको मजबूत करना होगा। और जितनी ग्राम पंचायत स्तर पे, चाहे एसएमसी हो, चाहे बीएलसीपीसी हो, बीएचएनसी हो, अगर इनका कन्वर्जन लेकर के बैठें और बातचीत करें और इन सारे मुद्दों को लेकर के उनको अवेयर करें, तो निश्चित रूप से जो हमारा मैसेज है, आपने जो हमको आज बताया, ये सारी चीज स्मूथली जाएगी और मुझे लगता है कि बहुत सारी चीजें हम इसको रोक पाने में सफल हो पाएंगे। विशेष करके इसमें अजहर जी बस एक बात कहना चाहूंगी कि आप बीसीपीसी की बात कर रहे हैं, बाकी कमेटीज की बात कर रहे हैं, एसएमसीज की बात कर रहे हैं, और ये बात सच है कि आज की डेट में ये कमेटीज कागजों पर तो बनी है, लेकिन ग्राउंड पर इन कमेटीज का बहुत काम नहीं दिखता। और उसका रीजन ये है कि शायद जिन लोगों को हम कमेटीज पर बिठा देते हैं, ना तो उनका इंटरेस्ट है इस कमेटी में रहने का, ना उनको इस कमेटी के रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज का कुछ अता पता रहता है। तो कमेटीज का चुनाव करते समय अगर हम थोड़ा सा एक्टिव हो जाएं, इस यहाँ पर मुझे लगता है पीआरआईज का इम्पोर्टेंट रोल है। अगर हम बहुत अच्छे से पंचायत के साथ ये बातचीत रखें, उनको थोड़ा एम्पावर करें कि जो भी कम्युनिटी में जो ये बन रही है कमेटीज, वो कमेटीज ऐसी हो कि जो लोग इसमें आना चाहते हैं, जो लोग जेन्युइनली जुड़ना चाहते हैं, जिनको इन चीजों के बारे में थोड़ा बहुत बताया जाए तो वो इस चीज को थोड़ा सा आगे लेके जा पाएंगे, वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा इनके एक्टिवेशन के लिए और इन कमेटीज को थोड़ा सा एम्पावर करने के लिए। तो पीआरआईज के साथ जुड़ाव और पंचायत के साथ एक अच्छा बातचीत, रेगुलर बातचीत इस चीज को स्ट्रेंथन करता है। नहीं मैडम, मैंने तो अपने वॉलंटियर्स को हर ग्राम पंचायत में और ये पता लगाने की कोशिश की कि क्या बीएलसीपीसी बनी है। खुद प्रधान को नहीं मालूम कि ये कमेटी क्या होती है। वो इसीलिए मैं कह रही हूँ सर कि मतलब अगर आप पंचायत के साथ थोड़ा एक्टिव हो जाएं, क्योंकि पंचायत का एक्टिव होना बहुत जरूरी है। और दूसरी चीज, कमेटी जो पेपर्स पे बन रही है उसका कोई सेंस नहीं है। कमेटी का फॉर्मेशन बहुत प्रॉपरली होना चाहिए, तभी ये कमेटी कभी भी एक्टिव हो सकती है। कमेटी के फॉर्मेशन का तरीका आप देखें, बल्कि बीएलसीपीसी को मुझे लगता है आप रिकॉन्स्टिट्यूट करवा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब वो जो बन गई फिर उसके बाद वही बनी रहेंगी, आप रिकॉन्स्टिट्यूट करवाइए अच्छे लोगों को लेकर के। उसी की प्रक्रिया में हम लोग आगे बढ़े मैडम, और मैंने ऑलरेडी स्टेट के डायरेक्टर से भी इस बात को जिक्र किया, कई स्टेट की मीटिंग में भी मैंने बात रखा। लेकिन सवाल ये होता है कि इनके पास उतना इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं कि इस काम को आगे लेके जाए। तो मैंने अपने ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से जनपद बलिया में ओवरऑल जितने ग्राम पंचायत है सब में काम कराने का मैंने उनसे बोल रखा हुआ है। और उसके अलावा जो स्टेट लेवल की जो नीतियां बन रही है ना, इस पे हम लोगों को हस्तक्षेप करने की आवश्यकता है, क्योंकि स्टेट की नीति भी उतना स्पष्ट नहीं है। सीधे सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसी उठाते हैं, उसी को इम्प्लीमेंट कर देते हैं, और कितना इम्प्लीमेंट होता है
ये भी हम लोग जानते हैं। क्या रोल होती है SCPCR की, वो भी हम लोगों से छुपा नहीं है। तो ये सारी चीज़ों को लेकर के मुझे लगता है कि हमको ग्रासरूट से लेकर के और अपर लेवल तक आने की आवश्यकता है। और मुझे अच्छा लगा कि आप ये, चूंकि मैंने बड़े इंटरेस्ट के साथ जुड़ाव लिया है, मैंने गया ही नहीं। मैंने बता दिया था लेडी संजू से कि मेरा इंटरेस्टेड है ये, और मैं इसमें जुड़ूंगा, जाऊंगा नहीं। तो मुझे लगता है कि इस नेटवर्क को लेकर के यदि हम लोग आगे बढ़ते हैं तो स्टेट की पैरवी प्लस डिस्ट्रिक्ट लेवल की पैरवी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस हो सकता है आपके नेतृत्व में। थैंक यू मैम। बिल्कुल, आप लोग जैसा बताएं, मैं हमेशा जो है हूँ, जो भी मेरे से मदद होगी, जहाँ मैं जुड़ सकती हूँ मैं जरूर जुड़ूंगी। और एक रिक्वेस्ट है कि जितने भी आपने इश्यू शेयर किए हैं ना, अगर इसके IC मटेरियल या कैरिकुलम जो भी हो वो हम लोग को उपलब्ध हो, ताकि हम लोग कम्युनिटी लेवल तक लेकर के जाएं। बहुत सारा मटेरियल है, मैं ऐसा करूंगी कि मैं अरुणिमा और संजीव जी को बढ़ा देती हूँ, उनके पास आप सबके ईमेल्स होंगे, वो मेरे ख्याल से शेयर कर लेंगे। आपके भी कांटेक्ट डिटेल वगैरह हम लोग शेयर हो जाते हैं। हाँ बिल्कुल, मैं कर दूंगा। हाँ संजीव जी बिल्कुल आप भेज दें। चलिए, बहुत धन्यवाद। रंजना तिवारी जी हैं, उन्होंने अपना हाथ खड़ा किया है। रंजना जी। जी सर, नमस्ते सर। नमस्ते मैम। नमस्ते। मैं रंजना, मेरे संगठन PC फतेहपुर से। मैम, बहुत अच्छी जानकारी है, क्योंकि मैं इस समय ट्रेनिंग दे रही हूँ, तो आधी जानकारी मुझे मिली। वैसे बस एक चीज जानकारी थोड़ा सा चाहिए था कि वात्सल्य का क्या वर्क है, थोड़ा सा ये डिटेल में जानना था मुझे मैम। या तो आपके पास कोई हो तो मेल करवा दीजिएगा। मैं एक बहुत सिंपल सा PPT आपको भेज दूंगी, आप उसको देख। बल्कि मैं मिशन वात्सल्य का संजीव जी मैं भेज ही दूंगी आपको, क्योंकि मिशन वात्सल्य पे मुझे लगता है सबको जानकारी होनी चाहिए, और ये जानकारी अभी पूरी तरीके से लोगों तक जा नहीं पाई है। ICPS से उसका नाम चेंज हुआ है, क्या उसमें चेंजेस आए हैं, कैसे हैं, उसका एक सिंपल प्रेजेंटेशन है मेरे पास, जो मैं इस समय तो वक्त नहीं है, थोड़ा टाइम लग जाएगा, वरना मैं शेयर कर सकती थी, पर मैं संजीव जी को शेयर कर दूंगी। रंजना जी, आप उससे आप पढ़ लीजिएगा थोड़ा। नहीं, आप भेज दीजिए, मैं सबको शेयर कर दूंगा ये। बिल्कुल। ओके, थैंक यू। और मैम आप थोड़ा सा नोट कर लीजिए क्या क्या चाहिए लोगों को, कहीं मेरे दिमाग से निकल जाए तो आप एक बार ही मेरे को एक मेल डाल दीजिएगा। अरुणिमा, तुम नोट कर लो इसको। जी। मैडम, स्टेट लेवल पे भी ट्रेनिंग हो रही है, अभी कमिश्नरी आजमगढ़ को बुलाया गया था स्टेट लेवल से। तो मुझे लगता है कि जो लोग जुड़े हैं ना, तो वो भी उसमें जा सकते हैं। तो काफी ट्रेनिंग चल रही है। हाँ, औलिया केंद्रा ने हाथ उठाया था। औलिया केंद्र, औलिया केंद्र बोले क्यों नहीं? जवाहर बाल विकास ने अपना हाथ उठाया था। जी, मैं औलिया से रामकृष्णा बोल रहा हूँ। जी बोलिए। और ये जया जी का जो भी मतलब वक्तव्य था, हम तो शुरू से सुन रहे थे इस चीज को, बहुत अच्छा लगा। और मुझे एक दो ये क्वेश्चन था मेरा, कि जैसे बाल विवाह की जो मुद्दा है उस पे हम लोग भी काम कर रहे हैं अपने क्षेत्र में, बिहार में, लेकिन बाल विवाह का मुद्दा जहां लड़कियों की शादी होती है वहीं पे ज़्यादा हाईलाइटेड होता है। अगर 21 साल से कम के लड़के की शादी हो रही है तो वो मुद्दा ज़्यादा हाईलाइटेड नहीं हो पा रहा है। एक तो ये कहना। दूसरा, ये साइबर क्राइम पे मुझे कहना था कि ये जो साइबर अपराध हो रहा है और जो इसमें बच्चे या बच्चियां फंस रही हैं किसी भी वजह से, तो मेरा जो अपना समझ है कि ये हम लोगों को, अभिभावक को जागरूक करना पड़ेगा। बच्चों को ऑनलाइन क्लास करना है तो उसके लिए समय पर उनके हाथ में मोबाइल दिया जाए, लेकिन पेरेंट्स के निगरानी में दिया जाए। ये चीज होना बहुत जरूरी है, क्योंकि लगातार ऑनलाइन क्लास तो होता नहीं है और बच्चे तरह उसमें बहुत सारा चीज ऑनलाइन में आ जाता है, सोशल मीडिया पे आ रहा है। जो अभी स्थिति बन गई है समाज की, और ये हालात रह गया तो कुछ दिन में बहुत ही विभत्स स्थिति होगी और उसको कंट्रोल कर पाना मुश्किल होगा हम लोगों के लिए या किसी भी सिस्टम के लिए।
तो इसमें ज्यादा से ज्यादा हमारा ये सुझाव था कि अभिभावक तक ये मैसेज पहुंचाया जाए कि आप अपने बच्चे को अगर मोबाइल देते हैं तो उसको निगरानी में, अपने निगरानी में दीजिए और उस ध्यान रखिए कि आपका बच्चा कितना देर क्लास कर रहा है, बाकी समय बच्चों को मोबाइल न दिया जाए। मेरा ये 2 चीज था। बिल्कुल, ये जो आपने मुद्दा उठाया, मैंने भी उस समय यही कहा था कि लड़के और लड़कियां दोनों पर चाइल्ड मैरिज का बहुत बुरा असर पड़ता है और इसी चीज को थोड़ा हम लोगों को और जागरूक होने की जरूरत है कि हम इसको सिर्फ एक लड़की का मुद्दा ना माने, क्योंकि लड़कों के ऊपर कमाने का प्रेशर इतना ज्यादा आ जाता है चाइल्ड मैरिज की वजह से कि उनकी पढ़ाई, उनका पूरा बचपन छिन जाता है। तो ये मुद्दा बिल्कुल सही आपने बात कही और इस चीज को मतलब छोटे में मैंने भी मतलब शुरू में रखने की कोशिश करी थी कि ये चीज लड़की और लड़के से हटके ये मुद्दा है। स्पेशली इस मुद्दे के साथ साथ मैं सेक्सुअल अब्यूज के मुद्दे पर भी ये बात कहना चाहूंगी कि सेक्सुअल अब्यूज के मुद्दे पर हम सिर्फ लड़कियों के मुद्दे को हाईलाइट करते हैं, जबकि लड़कों के साथ सेक्सुअल अब्यूज के मुद्दे इतने ज्यादा हो रहे हैं आजकल कि जब हम ग्राउंड पर देखते हैं तो छोटा सा हम लोगों ने एक जगह पर जहाँ ये सेक्सुअल अब्यूज के साथ हम लोगों का काम हो रहा था, वहाँ एक बहुत छोटा सा सर्वे किया था हम लोगों ने, तो लगभग 50% का ही हमें आंकड़ा मिला जिसमें लड़के भी उतने ही सेक्सुअली अब्यूज थे जितना लड़कियां, लेकिन ये लड़कों के मुद्दे कहीं हाईलाइट ही नहीं हो रहे हैं। लड़के इस चीज को लेकर के बुरी तरीके से फंस रहे हैं, बुरी तरीके से परेशान है, मेंटली हैरेस्ड है, लेकिन कहीं भी उनकी सुनवाई या उस तरीके से उतनी गहराई से, उतनी गंभीरता से उन मुद्दों को नहीं लिया जा रहा। तो ये हम लोगों को थोड़ी सी अपनी सोच ब्रॉडन करनी पड़ेगी कि चाहे चाइल्ड मैरिज हो, चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज हो, लड़के फुली वल्नरेबल हैं और उस पे हम लोगों को अपनी थोड़ा सा सोच को वाइडन करना। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे बीच में 2 लोगों ने हाथ रेस किया है, एक संजय उपाध्याय जी और एक राहुल कुमार। तो पहले राहुल आप बताइए, बोलिए, उसके बाद संजय जी से बात करेंगे। हाँ राहुल बोलिए। राहुल मेरी आवाज सुन रहे हैं? संजय जी आप बात रखिए। संजय उपाध्याय जी। जी सर। हाँ मैडम, आपने बहुत अच्छा रखा और आपका विचार भी अच्छा लगा। काफी टाइम से हम लोग भी पूरी टाइम सुने आपको। एक बात मैं कहना चाहता था कि हम CWC के यहाँ अध्यक्ष भी रहे हैं जौनपुर 2010 से 17 तक। आज बाल अधिकारों की जैसे चुनौतियां बहुत ज्यादा हैं, बहुत से स्थानों पे हम लोग गवर्नमेंट बॉडी के सहारे रह जाते हैं। गवर्नमेंट की बहुत सी योजनाएं चल रही हैं, कन्या सुमंगला, कन्या समृद्धि योजना और स्पॉन्सरशिप की उनकी योजना, वात्सल मिशन के तहत तमाम उनकी योजनाएं हैं इस तरह की जो चल रही हैं। लेकिन ये सब किसी किसी जिले में बहुत अच्छे काम हुए हैं, किसी किसी में बिल्कुल शून्य है। पॉक्सो एक्ट को लें, चाइल्ड लेबर को लें, तो तमाम जगह भी ये देखा जाता है कि आज भी लोगों को, जैसे पंचायतों को लें, बिल्कुल अवेयरनेस नहीं है, बिल्कुल उनको जानकारी नहीं है बच्चों के। अच्छा, एक तो गरीबी, संसाधन, गवर्नमेंट बॉडी का जो स्ट्रक्चर है JJ एक्ट के तहत, वो आज भी हम जौनपुर यूपी से बोल रहे हैं मैडम, यहाँ वाराणसी कमिश्नरी के तहत अभी तमाम जिलों में जो चिल्ड्रंस होम होते हैं ये हैं ही नहीं। अब जौनपुर में कोई लावारिस बच्चा मिलता है तो उसको कम से कम 60 किलोमीटर, 100 किलोमीटर या 250 किलोमीटर दूर बालिकाएं बलिया में रखी जाती हैं होम में। तो जब बेसिक जो स्ट्रक्चर है उसका जब हर जनपद में नहीं है तो बच्चों के अधिकारों का बहुत हनन होता है। और खास तौर से ये जो योजनाओं की बात हो रही है, योजनाएं वहां तक तो अभी तक नहीं पहुंच पाती जिनको वाकई में जरूरत है उसकी। वो गवर्नमेंट का जो अपना 2-4-10 का स्टाफ है हर जगह, हर जिले में, वो कुछ लोगों को जो कलेक्ट कर पाते हैं अपने माध्यम से वो कर लेते हैं, बाकी सब छूट जाते हैं। और वो गवर्नमेंट योजनाएं जैसे कन्या समृद्धि योजना या कन्या सुमंगला योजना, जो तमाम योजनाएं चल रही हैं बालिकाओं के लिए या गर्ल्स एजुकेशन के लिए। अच्छा, गवर्नमेंट का भी इस तरह का वो
फॉर्म आए हुए हैं कि ये होना चाहिए, किसी के माता पिता एक्सपायर कर गए हैं तो उनको ये होना चाहिए, और कोई निराश्रित है, कोई जरूरतमंद है, कोई उससे भी ज्यादा खराब स्थिति में है, उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। तो अगर देखा जाएगा तो बाल अधिकारों का जे स्ट्रक्चर न होने से पूरी तरह, जैसे हर जिले में कम से कम होम होना चाहिए, यहाँ तक कि छोटे लावारिस बच्चे जो झाड़ी में मिलते हैं, अक्सर सुनने में आता है, आप अखबारों में देखती होंगी, फिर आपको बड़ी जगह है, आपको ज्यादा जानकारी होगी कि उन बच्चों के भी हर जनपद में रखने की व्यवस्था नहीं है जे एक्ट के तहत। अभी वो होम, चिल्ड्रंस होम या ऑब्जर्वेशन होम या बालिकाओं के लिए होम या राजकीय जो और तमाम बालिका स्वाधार तमाम जो है सेंटर, वो सब नहीं है। इससे काफी दिक्कत है। मैं समझता हूँ बाल श्रम भी बहुत बढ़ा है, लॉकडाउन से ही लेके आज। क्या चाइल्ड लेबर पे हर जगह का सर्वे है हमारे यहाँ यूपी पूर्वांचल का? अब बहुत गरीबी ही बस मैं इसमें ये कहना चाहूंगी कि जो होम्स का पूरा मुद्दा है, ये सिर्फ यूपी में ही नहीं, सभी जगह ये मुद्दा है कि होम्स बहुत ओवर क्राउडेड हैं। अगर 4 होम्स है जिसकी 200 रखने की कैपेसिटी है, तो वहाँ 500-500 बच्चे ऑलरेडी मौजूद हैं, और उसके बावजूद अभी भी बच्चों को, नए बच्चे उसमें रखने के लिए जगह नहीं है, और बच्चे आते रहते हैं जिनको जरूरत है रहने की। जो मैं एक छोटा सा शेयर करना चाहूंगी कि मध्य प्रदेश में एक हम लोगों ने एक चलाई थी जिसमें सरकारी कुछ बिल्डिंग जो ऐसी जेजेबीवी के जरा सा जो भी है जेजेबीवी, ये जेजेबीवी के जो है वो अपना माइक और वीडियो दोनों बंद कर लीजिए प्लीज। पंडित जी आप अपना माइक ऑफ कर लीजिए, जब आप बोले तो फिर ऑन कर लीजिएगा। जेजेबीवी के जिनका लिखा हुआ है वो माइक बंद कर ले, थोड़ा बहुत आवाज आ रही है। हाँ, तो मैं ये कहती कि मध्य प्रदेश में हम लोगों ने एक छोटा सा ये किया था कि हमने आइडेंटिफाई किया था कि गवर्नमेंट की कौन सी ऐसी बिल्डिंग्स हैं जो बिल्कुल खाली पड़ी हैं और डिफंक्ट बिल्डिंग्स हैं, उसमें कुछ भी नहीं हो रहा। तो उस तरीके की बिल्डिंग्स के लिए हम लोगों ने गवर्नमेंट में एक बातचीत रखी थी, जिसमें करीब 27 बिल्डिंग्स को गवर्नमेंट ने चेंज करा था कि एक फैसिलिटी या होम की तरह इनको यूज कर सकते हैं, क्योंकि नए होम्स के कंस्ट्रक्शन के लिए या तो जगह का प्रॉब्लम था या फंड्स का प्रॉब्लम था। तो अगर हम यूपी में इस तरीके का कुछ कर पाए जो है, तो आप लोग क्योंकि एक फोरम से जुड़े हुए हैं, तो मुझे लगता है साथ में मिलकर के इस तरीके की एक मुहिम चलाई जा सकती है कि गवर्नमेंट बिल्डिंग्स जो यूज में नहीं है उनको आइडेंटिफाई किया जाए, और उसके बाद जो है एक गवर्नमेंट के साथ अगर एक हम लोग नेगोशिएशन और बातचीत के उसमें जाएं कि क्या इन बिल्डिंग्स को हम यूज में ला सकते हैं, एटलीस्ट जो है जो बच्चों के लिए एकदम प्रॉपर रहने के लिए ना भी हो, तो कई बार ऐसा होता है कि बच्चे को तुरंत रखने के लिए कोई जगह चाहिए होती है, जिसमें जो है बच्चा थोड़ी देर के लिए आता है चला जाता है। उस तरीके का ही अगर कुछ फैसिलिटी गवर्नमेंट प्रोवाइड कर दे उन बिल्डिंग्स के थ्रू, तो कुछ हद तक थोड़ा हम इस पे बात कर सकते हैं। दूसरा जो आप ये कह रहे थे उसमें एक और मुद्दा है जो मॉनिटरिंग का बहुत बड़ा मुद्दा है, जो इन होम्स में कि एक्ट कम से कम इन होम्स की मॉनिटरिंग की बात तो करता है, लेकिन इस तरह के कई रेजिडेंशियल जो है इंस्टीट्यूशंस हैं जो डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन के अंडर में आते हैं या डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस के अंडर में आते हैं, जो इंस्टीट्यूशंस मॉनिटरिंग के दायरे में नहीं आते। तो ये एक बड़ा चीज है कि अगर आप लोग इंस्टीट्यूशंस पे काम करते हैं, इस तरीके का कोई मुहिम चला सकते हैं, तो इस पर जरूर बात होनी चाहिए। इंस्टीट्यूशन बच्चों का अगर है और किसी भी मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, तो वो कहीं ना कहीं जेजे एक्ट की मॉनिटरिंग के अंडर में आना चाहिए, जो आज की डेट में थोड़ा मिसिंग है। तो ये 2 चीजें हैं जो मैं रखना चाहूंगी आपकी बात पर। बाकी आपकी बात से पूरी तरह से सहमत हूँ कि ये सारे चैलेंजेस तो हैं, आज हम चैलेंजेस पर बात कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जया जी, धन्यवाद। संजय जी आपने बहुत अच्छे प्रश्न किया है। अभी 3 साथी हैं जिन्होंने अपना हैंड रेस किया है, उसमें राहुल अगर मेरी बात सुन रहे हो तो पहले वो बोले, क्योंकि काफ़ी देर हो गया उनको हाथ खड़ा किए हुए।
दूसरे हमारे आगरा के साथी नरेश जी, क्या हालचाल है? बढ़िया हूँ सर, बढ़िया एकदम ठीक ठाक है। चलिए, बहुत दिनों बाद आपकी बात सुन रहे हैं। जी तो जी राहुल, सर। अगर राहुल कुछ बोलना चाह रहे हैं तो बोल ले, नहीं तो नरेश जी फिर अपनी बात रखेंगे। राहुल जी, राहुल जी मेरी आवाज सुन रहे हैं? हो सकता है उनका कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम हो, हम आगे बढ़ते हैं। नरेश जी को बुलाइए। साथी है नरेश को तो नरेश जी बुलाइए। नरेश जी। जी जी मैं हाजिर हूँ। और सबसे पहले तो जया मैम को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने बहुत अच्छे तरह से चाइल्ड राइट्स के बारे में बताया और बहुत सारी शंकाओं का समाधान भी किया। यहाँ मेरा एक थोड़ा सा सवाल था और एक चुनौती भी है। जैसा कि ये चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज के जो मामले आ रहे हैं आजकल, और उसमें किसी तरह से पॉक्सो में मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, तो लेकिन ये है कि जब मामला कोर्ट तक पहुंच रहा है तो कहीं ना कहीं एक सबसे बड़ी चुनौती ये आ रही है उसमें कि जो परिवार है पहले से ही टूटा हुआ है, गरीब परिवार है, और पीड़िता को बार बार कोर्ट में जाना पड़ रहा है। और फिर वहां पर होता ये है कि जो आरोपी है वो आरोपी पक्ष परिवार को बहुत बुरी तरह से डराता धमकाता है और अंत में ये करा रहा है कि उनसे दबाव डलवा के किसी तरह से कंप्रोमाइज करवा लेता है और वो लोग फिर छूट जा रहे हैं, गवाह भी हॉस्टाइल हो रहे हैं। तो ऐसे में एक बड़ी चुनौती है कि इसको लेकर हम कैसे कर सकते हैं कि बच्चों को सही तरह से उसमें न्याय मिल जाए, क्योंकि बाहर से तो सारे एफर्ट्स लगा दिए जाते हैं लेकिन कहीं ना कहीं न्यायालय में जाकर हम हार जाते हैं, न्यायालय तक उन बच्चों की पैरवी नहीं हो पा रही है। इसमें दो बातें मैं कहना चाहूंगी। एक तो मुद्दा है इंटरिम कॉम्पनसेशन का। जो गरीब परिवार है, एक तो सबसे पहले आप ये कोशिश करिए कि इंटरिम कॉम्पनसेशन उन परिवारों को जरूर दिलवाएं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो गरीब परिवार है वो पहले इसीलिए टूट जाते हैं कि उनको इतनी बार जो आना जाना है, जो खर्चा हो रहा है, जो वो एक आध बार के बाद फिर उनको तोड़ देता है। वो बोलते हैं कि भाई हमारे में इतनी बस नहीं है कि हम ये कर पाए। तो इंटरिम कॉम्पनसेशन के लिए जरूर आप नरेश इस चीज को देखें कि वो कॉम्पनसेशन उस बच्ची को या उस परिवार को मिल रहा है या नहीं मिल रहा, और कॉम्पनसेशन का पैसा क्या उसी के जो मुकदमा है या उसका इलाज है या उसके लिए ही यूज हो रहा है कि नहीं। अभी कोर्ट में जो है, आप चाहे तो आप ये बात कर सकते हैं कि बच्ची को बार बार वहां ना जाना पड़े। जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू जो गवाही और जो इस तरीके की बातें हैं वो अब पॉक्सो कोर्ट में अवेलेबल है, और अगर वहां पे कोर्ट में इस तरीके की चीज नहीं है तो आप मैजिस्ट्रेट से इस बात के लिए वो बात कर सकते हैं कि हम जो है बच्ची को एक्सपोज नहीं करना चाहते जो है के सामने, तो इसलिए हम उसका जो है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू ही बयान और इस तरीके से चीजों को करवाना चाहते हैं। तो आप अगर एक बार ये करके देखें तो मुझे लगता है इसमें कुछ सफलता हासिल हो पाएगी। बिल्कुल अच्छा बताया आपने, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक बार ये ट्राई करके देखते हैं, क्योंकि अभी तक मुझे नहीं लगता कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग यहाँ पर कहीं चल रही है। हाँ, तो जितना मैंने बोलेंगे अगर तो जो आपका वहाँ का जो डालसा का ऑफिस होगा वहाँ फिर आप इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए व्यवस्था करवा सकते हैं। अब उसके लिए पैसा वगैरह देखना पड़ेगा। एक बार व्यवस्था हो जाएगी तो फिर आगे के भी केसेस के लिए वो चलेगा, क्योंकि ये कुछ जगहों पर हुआ है इस तरीके की व्यवस्था। इसलिए आप इसको थोड़ा सा ट्राई आउट करें। तो ये अगर आप एक बार ही इसको करेंगे, और दूसरा कॉम्पनसेशन के मुद्दे को जरूर आप ध्यान में रखिए कि कॉम्पनसेशन जरूर उस बच्चे को मिले। जी बिल्कुल बिल्कुल। और मैम एक मेरा और थोड़ा सा सवाल था कि जैसे एक तो मिसिंग वाला जो था कि 24 घंटे के अंदर अंदर उसमें 363-66 में मुकदमा दर्ज होना चाहिए, लेकिन उसको पुलिस ने एक हथियार बना के उसमें उल्टा कर दिया है। अभी क्या है कि जो मिसिंग वाले मामलों में पुलिस ये उनसे बोल रही है कि आप 24 घंटे के अंदर अंदर बच्चा ढूंढिए, अगर बच्चा 24 घंटे के अंदर नहीं मिलता है तब आप हमारे पास में आइएगा, तब हम FIR करेंगे। एक तो ये, दूसरा एक और निकल के ये आ रहा है कि जैसे लड़कियां जो मिसिंग हो रही हैं
और जब वो वापस आती हैं तो पुलिस उनको जब पहले कोर्ट में जब पेश करेगी उससे पहले किसी परिवार परिजन से मिलने नहीं देती है। और उसके जो मेडिकल का जो होता है तो उसमें एक फीमेल कांस्टेबल उससे ये कह दी थी है कि आप अगर मेडिकल के लिए कराएं तो इंटरनल मेडिकल मत कराना। इंटरनल मेडिकल के लिए पूरी तरह से वो मना कर देती है। और अंत में ये होता है कि वो पूरा का पूरा मामला जो है, अगर उस लड़की के साथ में कोई सेक्सुअल अब्यूज भी हुआ है तो वो निकल के नहीं आ पाता। कई मामलों में ऐसा भी हमने खुद इंटरवेंशन में ये निकल के आया कि एक बच्ची वापस आ गई लौट के, तो उसका पुलिस वालों ने मना कर दिया और उन्होंने जो इंटरनल मेडिकल नहीं कराया, तो बाद में वो लड़की प्रेग्नेंट निकली कुछ दिन बाद। तो ये इस तरह के, इस पे हम लोग कैसे उसको हम उस चुनौती को सॉर्ट आउट कर सकते हैं? इसमें एक तो नरेश आप भी जानते हो बहुत सारी चुनौतियां इतना प्रैक्टिकली ऑन द फेस है कि मैडम इस पे मैं थोड़ा कुछ कह सकता हूँ क्या? हाँ बिल्कुल, बस मैं एक बात बस नरेश नहीं, ये जो नरेश जी ने कहा उसके लिए आप नरेश जी जुनैद वर्सेस स्टेट का जो केस है उसको एक बार देख लीजिएगा। हाईकोर्ट ने डायरेक्शन दिया है कि लड़की बरामद होने के 24 घंटे के अंदर उसको सीडब्ल्यूसी के सामने प्रस्तुत करना है। 164 होने के पहले 61 के समय, और उसी समय सीडब्ल्यूसी उस बच्ची के लिए सपोर्ट पर्सन नियुक्त करता है और वो सारी फैसिलिटी सीडब्ल्यूसी दिलाने की बात करता है। तो आप जुनैद वर्सेस स्टेट का केस पढ़ लीजिएगा और उसी का हवाला देकर के उस पर काम करने की कोशिश करिएगा। दूसरा इसमें जो ट्राई किया है, जो सपोर्ट पर्सन की जो आप बात कर रहे हैं वो नामित भी हो गए हैं और कहीं कहीं ये बड़ी चुनौती भी आ रही है कि उसमें बच्ची को सीडब्ल्यूसी के सामने जब प्रोड्यूस कराया जाता है तो 164 के बयान के बाद में प्रोड्यूस कर रहे हैं और फिर सीडब्ल्यूसी रोका गया है। जी और सबसे अगर जी, और ये सबसे बड़ी चुनौती तो नरेश जी अगर ऐसा करते हैं आप सीधे सीडब्ल्यूसी को लिखो, वो आईओ तलब हो जाएगा। हमने ऐसे 5 आईओ को 2 घंटे खड़ा कराया अपने कोर्ट में कि आपको अगर लड़की बरामद होती है 24 घंटे के अंदर जुनैद वर्सेस केस में लेके आएंगे। नहीं आते हैं तो सीधे नोडल को लिखिए, एसपी को। एसपी भी आपके सीडब्ल्यू के सामने आगे खड़ा हो जाएगा तुरंत, अगर वो नहीं मानते। इस तरह का मैंने कुछ ट्राई भी किया है लेकिन वहाँ सीडब्ल्यूसी से उस तरह की कोई मदद नहीं मिल पाई। अब वो सीडब्ल्यूसी के समझ के परे होगा वहाँ के। हाँ, ये सीडब्ल्यूसी के माध्यम से थोड़ा सा बहुत ये चीजें तो दिक्कत का विषय आ रही हैं क्योंकि वो खुद नहीं उसमें समझ पाते हैं अपने अधिकार के बारे में और बच्चा सफर कर रहा है उसमें। हमसे हमारा नंबर ले लीजिएगा, जब भी कोई आएगा आप वहाँ के सीडब्ल्यूसी से हमको बात करा दीजिएगा। जी बिल्कुल। एक्टिव सीडब्ल्यूसी मेंबर्स की नरेश आप लिस्ट बनाइए, क्योंकि यूपी में देखिए आप 75 जिले हैं, 75 जिले में हर जिले में एक ही तरीके की सीडब्ल्यूसी नहीं है। और ये सीडब्ल्यूसी के गठन के बाद उनकी ट्रेनिंग्स और वो उस तरीके से नहीं हो पाती हैं कि हर एक सीडब्ल्यूसी मेंबर की उस तरह की समझ बन पाए। लेकिन कुछ सीडब्ल्यूसी मेंबर्स जैसे अजहर जी हैं या और लोग हैं जो एक समय से काम कर रहे हैं और चाइल्ड राइट्स की समझ है उनकी आप लिस्टिंग करें। मुझे लगता है ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि कहीं ना कहीं ट्रेनिंग्स ऐसी सीडब्ल्यूसी से इनको करवानी चाहिए जो समझ नहीं रख पा रही है। और केस टू केस, जैसे मान लीजिए चाइल्ड लेबर का मुद्दा है, चाइल्ड लेबर के मुद्दे पे, बेगिंग बच्चों के मुद्दे पे सीडब्ल्यूसी कोई प्रॉपर समझ ही नहीं है कि वो किससे कितनी बार, मान लीजिए बच्चा भीख लेते हुए पकड़ा गया तो वो क्या उसको पेरेंट को वापस कर दे, उसको होम में भेज दे, या कितनी बार उसको जो है पेरेंट के पास वापस करेगी, कब तक। मतलब एक बहुत ही इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल समझ है सीडब्ल्यूसी की बहुत तो ऐसे में हमको कुछ अच्छे सीडब्ल्यूसी मेंबर्स के लिस्टिंग करके उनसे एक रेगुलर इंटरेक्शन करवाते रहना चाहिए। मैडम 15 साल मैंने चाइल्ड लाइन देखा, अभी मैं सीडब्ल्यूसी का 2 साल का एक्सपीरियंस हो गया, और जिस तरीके से स्थितियां हैं, अगर हम लोग अपने माइंड का यूज न करें, वैकल्पिक व्यवस्था की ना बात करें, तो इतने सफर हो जाएंगे ये केसेस कि उसको संभाल पाना मुश्किल हो जाता है। और अगर हम उस बात को रखते हैं डीसीपीयू में तो हमको सुनने को मिलता है कि आप हमारी क्या नाम है छवि खराब कर रहे हैं। बिल्कुल, यही सवाल सबके सामने आता है। अगर इस तरह के मुद्दे चाइल्ड राइट्स के उठाए जाते हैं
तो वो यही कहते हैं कि आप हमारी छवि खराब कर रहे हैं। तो ये तो चैलेंज है। नरेश, आप इसको ऐसा करें कि कुछ अच्छे CWC मेंबर्स की एक सूची बनाएं, आपस में बात करने में, समझने में कोई छवि पे ये नहीं आता आदमी के नहीं, आपस में कुछ नहीं होता है जो है हम किससे समझ रहे हैं। एक समतुल्य व्यवस्था में जब आदमी समझता है, चीजों को डिस्कस करता है, तो वो एक पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है। दूसरा मैं जया जी की बात से पूरा तरह से सहमत हूँ और कई अच्छे CWC के हमारे मेंबर चेयरमैन बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बलरामपुर है, बलिया में हमारे अजहर जी हैं। अजहर जी को मालूम है कि उत्तर प्रदेश के कई एक्टिव CWC मेंबर्स हैं जो अपने अपने जगह पर बहुत एक्टिवली काम कर रहे हैं, सपोर्टिव नेचर्स के हैं। तो अगर एक हम लोग लिस्ट बना लेते हैं और उनके साथ इंटरेक्शन करते हैं तो बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में भी थोड़ा उन लोगों के मदद से हम लोग बाकी CWCs को भी हम लोग थोड़ा सा सपोर्ट कर पाएंगे। तो मुझे लगता है कि ये डिस्कशन को हमको एक कंक्लूजन की तरफ ले जाना चाहिए। अब ये एक अच्छा जो है फॉरवर्ड एक मैसेज है। तो नरेश जी आप इसको लीड कीजिए और जो भी इसमें सपोर्ट आपको चाहिए आप बेझिझक मुझे फोन कर सकते हैं। मैं लोगों के नंबर आपको दे दूंगा, आप उनके साथ डायरेक्टली कांटेक्ट करके लिस्ट प्रिपेयर कीजिए और फिर मिलके उसको देखते हैं यूपी में कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं हम लोग। बिल्कुल, इससे बच्चों को बहुत लाभ मिलेगा, बहुत समझ भी विकसित होगी। संजीव जी, मैं थोड़ा सा समय लेना चाह रहा था। BJKSS यूपी इंडिया ने हाथ खड़ा किया है। BJKSS क्या बोलना चाहते हैं आप, बोलिए। 2-3-4 चीजें हैं लेकिन उसको शॉर्ट में बोलना चाह रहे थे। ये आप ही कहाँ थे? नहीं सर, मैं तो नीचे हूँ, आपके नीचे। नहीं, आप अभी रुक जाइए। ये BJKSS यूपी इंडिया, इनका हाथ काफी देर से खड़ा है। BJKSS से कौन है? नहीं होंगे, इसको हम लोग आगे बढ़ते हैं। और अगर चलिए ठीक है अजहर जी। हो तो मैं बोलना चाह रहा था, संजय सर ने जो बात कही थोड़ा शॉर्ट में रखिएगा, शॉर्ट में। हाँ, शॉर्ट में ही, कि सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम आती है हम लोगों को वो उस केस में आती है यदि कोई क्या नाम है MR बच्चा हमें मिल जाता है। तो अब उस कंडीशन में डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कोई फैसिलिटी नहीं है, तो हमें अपने विवेक से, अपने सपोर्ट के माध्यम से हमें उस व्यवस्था को आगे ले आने की जरूरत पड़ती है वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में। नवजात बच्चों के केसेस में हमने अपने ICU में CMO को लिख करके बोल दिया कि जो भी बच्चा हमारा मिलेगा सबसे पहले आपको वहां रखना है। 1 हफ्ता 10 दिन जो भी रखिए, बच्चा फिट हो जाएगा तब आप हमको सूचित करेंगे, तब बच्चा गंतव्य की ओर जाएगा जहां भी जाना होगा। तो कुछ वैकल्पिक व्यवस्था हमें अपने स्तर से करने की आवश्यकता होती है। जहां भी शेल्टर नहीं है या होम नहीं है तो हमें उन चीजों को वैकल्पिक रूप में बना करके सेफ्टी जगह पे हम लोग उसको आगे ले जाने का काम करते हैं। होम के सवाल में इतने मासी ऐप आया हुआ है मैडम, मैं तो मतलब इतने ज्यादा क्वेरी उसमें क्वेश्चंस हैं लेकिन उस पर कोई एक्शन नहीं होता है। अगर किसी होम के खिलाफ हमें मासी रिपोर्ट भरते हैं तो सवाल ये खड़ा होता है कि फिर इन सब चीजों की जरूरत क्यों। तो मुझे लगता है कि कंक्लूजन के रूप में अगर देखा जाए तो मेरा सुझाव ये है, इन सारे मुद्दों को लेकर के एक एडवोकेसी पार्ट हम लोगों का तैयार हो इस नेटवर्क के माध्यम से, और जितने भी क्वेरीज आ रहे हैं सबको लेकर के स्टेट लेवल पे बैठने की आवश्यकता है और एक एक चीज पे बात करने की जरूरत है ताकि इन सब चीजों पे इसका तत्काल समाधान हो। क्योंकि आज के डेट में जब से 112 को हस्तांतरित कर दिया गया है चाइल्ड लाइन, तब से स्थितियां और भी बदतर हो गई हैं और कोई सुनने वाला नहीं। हमारे यहाँ तो स्थिति है कि अजहर भाई देखें कहाँ भेजना, DPO हमारे पे फेंक देंगे, DM हमारे पे फेंक देंगे, और ऐसे कंडीशन में कौन रखेगा बच्चे को जिसको ऑथराइजेशन ही नहीं है ICPS से। तो सवाल है, हमें एक प्लेटफॉर्म तैयार करना होगा एडवोकेसी मोड में और फिर अपने को लेकर के डायरेक्टर के साथ या प्रमुख सचिव के साथ या मिनिस्टर के साथ बैठ करके इस पे डिस्कशन करना पड़ेगा। ये मेरा सुझाव था। बाकी नेटवर्क आगे क्या डिसाइड करेगा मैम, वो आगे देख सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू अजय जी। अब हम आगे की तरफ चलते हैं। ये जो वेबिनार है ये इंडियन यूथ फेडरेशन ऑर्गेनाइज कर रहा है। हम आगे भी हमने सीरीज
कर रहे हैं हम वेबिनार्स की अलग अलग विषय को लेके बाल अधिकारों का जो ये सप्ताह हम सेलिब्रेट कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग। तो मैं अब आर्ची बसु जो है हमारी नेशनल टीम की सदस्य है, मैं आर्ची दी को इनवाइट करती हूँ कि वो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इंडियन यूथ फेडरेशन के बारे में दें। आर्ची दी। थैंक यू अरुणिमा और थैंक यू सभी को कि आप लोग इतने देर तक जुड़े हैं। एंड मैं पर्सनली थैंक यू मैम को भी बोलना चाहती हूँ, जय मैम को, क्योंकि इतनी मतलब इजी लैंग्वेज में हम लोगों के लिए समझने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी जो हाँ इस विषय के ऊपर काम कर रहे हो तो उनके लिए तो आसान है ये अंडरस्टैंड करना, ये सारे जार्गन्स और सारे जो टर्मिनोलॉजीज है। लेकिन बाकी मतलब आई थिंक मेरे जो जो युवा फ्रेंड्स है जो आज जुड़े हैं उनके लिए भी ये काफ़ी आसान था, क्योंकि इजी लैंग्वेज में था और बहुत ही मतलब टू अंडरस्टैंड ऑल्सो बहुत ही इजी था। तो अभी मैं शॉर्ट में थोड़ा सा IYF के बारे में बोलना चाहती हूँ, इंडियन यूथ फेडरेशन के बारे में। तो इंडियन यूथ फेडरेशन का जो फॉर्मेशन हुआ था हम लोगों ने किए थे वो 2016 में किए थे हम लोगों ने, और इसका स्टार्टिंग जो है कि वेस्ट बंगाल से हुआ था। और अभी लकीली मतलब वी आर वेरी प्राउड कि हम लोग कुछ कुछ स्टेट्स में भी हैं, जैसे कि यूपी में है, आज यूपी के बहुत सारे लोग भी है यहाँ पे, उत्तराखंड में है, उड़ीसा में है, वेस्ट बंगाल में तो है ही। और हम लोग और भी युवा साथी के साथ जुड़ना चाहते हैं इस प्लेटफॉर्म के तहत, क्योंकि हम लोग इसको एक ऐसा प्लेटफॉर्म करना चाहते हैं जहाँ पे हमको डिफरेंट तरीके की जानकारी मिले। जैसे कि मैम ने कहा कि जो है कि इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इंफॉर्मेशन ना मिले तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है। लेकिन इंफॉर्मेशन तो हम लोग को मिलता ही है, लेकिन उसको क्रिटिकली समझना और एनालिटिकली अंडरस्टैंड करना भी इम्पोर्टेंट है, नहीं तो हम लोग सही ढंग से चेंज भी नहीं ला पाएंगे। और जैसे कि हम लोग को पता है कि हाँ, जो इंडिया में अभी जो यूथ का पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा है, एंड लेकिन युवा जो है बहुत ही इग्नोरेंट है या उनको मतलब कि समझ नहीं है। और जैसे कि हम लोग अपने अपने सिलेबस भी देखे तो बहुत सारी चीज़ें कट भी हो चुके हैं सिलेबस से, मतलब जिसमें क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग हो, तो जिसमें जो है कि सवाल आए। तो अभी जो सिचुएशन है उसमें सवाल मतलब कि पैदा करने का कोई सिचुएशन है नहीं। तो हम लोग इंडियन यूथ फेडरेशन की तरफ से ऐसा ही एक प्लेटफॉर्म तैयार करना चाहते हैं जहाँ पे युवाओं के दिमाग में या मन में काफी सारा सवाल आए, वो क्वेश्चन करे कि क्यों ऐसा है, क्यों वैसा है, और वो जो है कि बिटवीन द लाइंस जो हम लोग बोलते हैं कि समझना, तो उसको समझने की कोशिश करें। तभी जाके हम लोग देख पाएंगे कि एक ऐसा इंडिया जहाँ पे जो युवा साथी है वो कंपैशनेट है, अंडरस्टैंडिंग है, और उनमें सही ढंग का विजडम है जो जरूरी है। क्योंकि आज का जो सिचुएशन है जहाँ पे हम लोग को एवरीडे कॉन्फ्लिक्ट, वायलेंस, अब्यूजेस सब कुछ दिखाई दे रहा है। जैसे कि मैम ने कहा कि एकदम कम्युनिकेशन डिजिटली हम लोग इतना कनेक्टेड है कि हम लोग को मतलब सब कुछ मतलब कि मिल रहा है विदाउट एनी लिमिटेशन और रेस्ट्रिक्शन। तो उसको कैसे इस्तेमाल करना है उसका भी समझ होना जरूरी है ये मतलब कि यूथ में, चिल्ड्रन में। तो ऐसे ही एक प्लेटफॉर्म इसीलिए जो है कि इंडियन यूथ फेडरेशन तैयार कर रहे हैं। और हम लोग और भी डिफरेंट जो है कि कैंपेन ग्रुप से या इंडिविजुअल से भी कनेक्टेड होना चाहते हैं, और हो भी रहे धीरे धीरे, ताकि हम लोग इस मुहिम को और भी बड़ा करें। ऐसे नहीं है कि सभी को इंडियन यूथ फेडरेशन के बैनर के अंडर ही आना है, लेकिन अगर हम लोग चेंज देखना चाहते हैं तो सभी का ही कंट्रीब्यूशन इम्पोर्टेंट है। और जो है कि हम लोग इंडिविजुअली भी, पर्सनली भी फील करते हैं कि चेंज अगर लाना है तो खुद से शुरुआत करना है, मेरे खुद के जो है कि इंडिविजुअल सेल्फ से, फैमिली से शुरू करना है। तो हम लोग इंडियन यूथ फेडरेशन की यूथ जो है, जो हम लोग बोलते हैं वो हम लोग करते भी है अपने पर्सनल लाइफ में। तो इसी से ही चेंज लाने की शुरुआत कर रहे हैं, और धीरे धीरे करके जैसे कि मैम ने आज ये इन्फॉर्मेशन दिया, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि जितने भी हमारे युवा साथी हैं उनके तरफ, जो आज ज्वाइन भी नहीं कर पाए हैं, उनके तरफ पहुंचाना है। वो अपने जो फैमिली के जो बच्चे हैं, युवा है, उनके तरफ पहुंचाएंगे। धीरे धीरे करके इसको हम लोग ऑलरेडी स्प्रेड आउट करेंगे। और आप सभी जो सीनियर्स इधर है, जिन्होंने इतने सारे सवाल किए, इतने सारे आंसर्स मतलब हम लोग जान पाए, तो उन सभी का भी जो है कि सपोर्ट हम लोग को एवरी टाइम ज़रूरत है, वरना ये बिल्कुल नहीं हो पाएगा। सो थैंक यू। अभी मैं सभी को थैंक यू बोलना चाहती हूँ। अभी मैं ओवर टू अरुणिमा। थैंक यू आर्ची दी। अब मैं सीधा संजीव जी की तरफ चलूंगी कि वो आज के इस पूरे वेबिनार की एक संक्षिप्त मतलब अपनी बात रखें, और आप आमंत्रित हैं संजीव जी। बहुत बहुत शुक्रिया अरुणिमा एंड अदर्स। बहुत संक्षिप्त अगर आप बोल रहे हो तो बड़ा मुश्किल है,
क्योंकि जया जी ने जितने विस्तृत, सहज और सरल तरीके से इस पूरे विषय को रखा है, बड़ा महत्वपूर्ण है। और मैं जब पॉइंट्स नोट कर रहा था और सोच रहा था कि जब इसको मैं समअप करूंगा, तो मैं देख रहा हूं कि तकरीबन 15 टॉपिक्स ऐसे हैं जिस पे अकेले वेबिनार ऑर्गेनाइज हो सकता है। मेंटल हेल्थ, सेल्फ जो है वो रिस्पेक्ट, इक्विटी, एजुकेशन, हेल्थ इश्यूज, उसके अंदर भी सब इश्यूज, आपके जो है बाल मनोविज्ञान, उसके जो बाल बच्चों का जो पूरी